नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं निक, आपका होस्ट और दोस्त। और आज के पॉडकास्ट में एक बहुत ही रोमांचक कहानी लेकर आ चुका हूं। आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं हमें कमेंट में बताइए। आज की कहानी है मौत का हाईवे। चलो बिना देरी करे कहानी शुरू करते हैं। रात के 11 बजे हम लोगों की गाड़ी हवा से बातें करती हुई हाईवे पर सरपट दौड़ी जा रही थी। राजू गाड़ी चला रहा था और मैं, विवेक, सुनील, नितिन और दीपक पीछे बैठे बातों में मशगूल थे। पिछले मंगलवार को यह पता चला कि हमारे बचपन के यार की शादी नोएडा में तय हो गई है। बस फिर क्या था, आनन फानन में सफर की योजना बनी और 6 घंटों में हम फतेहपुर से 400 किलोमीटर आगे निकल आए। बातों का दौर चल ही रहा था कि बियर की बोतलें खुल गईं। आदत से मजबूर सुनील ने मुझे ऑफर की, पर मैंने मना कर दिया। पी लो यार, पूरे ग्रुप में तुम ही एक हो जो नहीं पीते हो, विवेक ने नशे में मुझसे कहा। अच्छे सफर के लिए हम में से किसी एक का होश में रहना जरूरी है, मैंने कहा। ये हुई ना बात, नितिन ने हंसते हुए कहा। तुम संत जो ठहरे, इसमें संत वाली क्या बात हुई, मैंने तल्ख लहजे में कहा। नाराज क्यों होते हो यार, विवेक बीच बचाव करते हुए बोला। जानते हो हम इस समय कहां हैं? कहां? सबकी नजर विवेक पर आ टिकी। विवेक ने एक नजर सबको देखा और बोला, हम इस समय दिल्ली नोएडा हाईवे पर हैं, देश की सबसे भूतही जगह। यह सुनते ही गाड़ी में अजीब सा सन्नाटा छा गया। इसी खामोशी में सिर्फ गाड़ी के इंजन की आवाज आ रही थी। बाहर घुप अंधेरे के बीच चांद बादलों के बीच झांक रहा था। तुम भी कहां की बात लेकर बैठ गए? ये भूत प्रेत दिमाग में होता है, सच में नहीं। लगभग 1.5 घंटे बाद नितिन ने चुप्पी तोड़ी। हाँ, यही तो मैं भी बोल रहा था, सुनील ने हां में हां मिलाते हुए कहा। तुम कब बोल रहे थे सुनील? विवेक ने मजाकिया अंदाज में कहा। अरे तो अब बोल रहा हूं भाई, सुनील ने भी उसी अंदाज में कहा। रात के 1:30 बजे हैं और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। बीच बीच में जो चांद बादलों से झांक रहा था, अब वो भी खत्म हो गया। अंधेरा इतना था कि गाड़ी की तेज लाइट के बावजूद 50 मीटर से ज्यादा नहीं दिख रहा था। हम सब अपनी बातों में इतना मसरूफ हो गए, हमें पता ही नहीं चला कि कब 2:30 बज गए और हम दिल्ली नोएडा मेन हाईवे पर 80 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़े जा रहे थे कि राजू ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा और गाड़ी जोर से आवाज करते हुए रुक गई। गाड़ी के अंदर हम सब उलट पुलट हो गए कि तभी नितिन ने गाली देते हुए राजू से गाड़ी रोकने की वजह पूछी। राजू, पागल हो गया है क्या? गाड़ी क्यों रोक दी? विवेक ने झल्लाते हुए कहा, पर राजू कुछ नहीं बोला। अरे बोलता क्यों नहीं, भांग खाए हैं क्या? नितिन चिढ़कर बोला। राजू अभी भी सामने देख रहा था। उसकी शक्ल बता रही थी कि वह बहुत डरा हुआ था। मैंने खुद को शांत रखकर राजू के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, राजू तुम डरो मत, हम सब तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। उसकी नजरें अभी भी सामने ही घूर रही थीं। आखिरकार 15 मिनट बाद राजू सामने देखकर बोला, वो आ गई है, वो वापस आ गई है। कौन आ गई है? नितिन ने बेचैन होते हुए पूछा, लेकिन राजू ड्राइवर कुछ बोलने से पहले ही बेहोश हो गया। अब समस्या बड़ी विकट हो गई। राजू हमारा ड्राइवर ही नहीं बल्कि गाइड भी था। वह यहां के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और हम इस इलाके से अनजान थे। विवेक और नितिन ड्राइवर को होश में लाने की कोशिश करने लगे। सुनील तो पहले ही डरपोक किस्म का था और इस दुर्घटना ने उसके हाथ पैर फुला दिए। जनाब के मुंह से लगातार हनुमान चालीसा का पाठ निकल रहा था। वो वापस आ गई है, ये शब्द मेरी खोपड़ी में धाड़ धाड़ कर गूंज रहे थे। कौन आ गई है जिससे राजू इतना डरा हुआ था? बहरहाल यहां अधिक देर तक रुकना मुनासिब ना था, इसलिए ड्राइवर को गाड़ी के पीछे लेटाया गया। विवेक ने स्टीयरिंग संभाल लिया और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने को हुआ, धां, यह सन्नाटे को चीरती हुई एक जोरदार आवाज ने हमारा ध्यान खींच लिया। यह बंदूक की आवाज थी और लुटेरों के खतरे को भांपकर नितिन बोला, जल्दी कर विवेक, शायद लुटेरे आसपास ही हों। मैं जानता हूं, पर यह गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, धक्का लगाना पड़ रहेगा। विवेक झुंझलाकर बोला, मैं गाड़ी से बाहर नहीं जाऊंगा, तुम लोग ही धक्का लगाओ। सुनील घबराते हुए बोला। मैंने कहा, ठीक है मैं धक्का लगाता हूं, विवेक मेरी मदद करो। विवेक ने नितिन को रिवॉल्वर देते हुए कहा, चारों पर नजर रखना और खतरा दिखे तो गोली चलाने में हिचकना मत। नितिन रिवॉल्वर संभाल कर खड़ा हो गया। अब तक दीपक जो पीकर टल्ली था,
वो भी उठ गया था और उसने स्टीयरिंग संभाल लिया। गाड़ी स्टार्ट होते ही सबने राहत की सांस ली और थोड़ी देर में ही हमारी गाड़ी हाईवे पर दौड़ रही थी। विवेक और दीपक के चुटकुलों ने माहौल को हल्का कर दिया। खतरा शायद टल गया था, या शायद नहीं। बैठे बैठे कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सपने में ड्राइवर के वही शब्द गूंज रहे थे और मेरा वही सवाल, कौन वापस आ गई है। ड्राइवर मेरे सामने अभी भी बेहोश था। मैंने घड़ी देखी, रात के 3:15 बजे थे। दीपक जो गाड़ी चला रहा था उसे छोड़कर सब सो रहे थे। मैं खिड़की के बाहर देखने लगा, जहां सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। अंधेरे का साम्राज्य हर जगह फैला हुआ था। वो आ गई है। मैंने पलटकर देखा तो ड्राइवर बैठा मुझे देखकर बोल रहा था, वो वापस आ गई है। ड्राइवर फिर से बोला और मैं पूछ बैठा, राजू, कौन वापस आ गई है, मुझे बताओ। आगे मत जाओ साहब, वापस लौट जाओ। राजू मुझे एक तक देख रहा था और बोला, वो सबको मार डालेगी, सिर्फ आप इन्हें बचा सकते हो। मुझे बताओ, तुम किसकी बात कर रहे हो और मैं इन्हें कैसे बचा सकता हूं? मैंने राजू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, पहले वादा करो साहब, आप इनको कुछ नहीं होने दोगे। राजू ने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मैं वादा करता हूं। अब बताओ, तुम किसकी बात कर रहे हो? मैंने राजू से कहा, वो सबको मार डालेगी। राजू सिर झुकाए हुए बोला। मैं राजू को देख रहा था। मेरी छठी इंद्री खतरे का आभास दे रही थी कि वो फिर बोला, नहीं, मैं सबको मार डालूंगी। अचानक राजू की शक्ल किसी लड्ढाचकी की तरह लगने लगी। तभी वह मेरी तरफ झपट्टी। मैंने अपने हाथों से उसे रोका और उसका नाखून मेरी कलाई में लगा और तेज दर्द की सिरहन से मेरी नींद खुल गई। मेरा पूरा बदन पसीने से लथपथ था। विवेक मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था। तभी दर्द ने मेरा ध्यान मेरी कलाई पर खींचा, जहां नाखून का गहरा घाव था। यह घाव कैसे लगा? एकदम ताजा है। विवेक ने पूछा। पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मैंने पूछा। तुम सो रहे थे, तभी कुछ तुम्हारे पास दिखा। नितिन मेरी तरफ देखते हुए बोला। क्या देखा तुमने? मैं बेचैन होकर बोला। पता नहीं, कुछ साफ नहीं दिखा, पर किसी का साया था शायद। विवेक थोड़ा झिझका फिर बोला, किसी लड़की का साया था। ड्राइवर के अंदर से एक साया निकलकर तुम पर झपटा था। सुनील थोड़ा रुककर फिर बोला, वो कुछ बोल भी रहा था। मेरी आंखों की पुतलियां सिकुड़ने लगीं। मैं सबको मार डालूंगी। सब आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगे। हां, यही कहा था उसने, पर तुम्हें कैसे पता चला यह? नितिन बीच में बोल उठा। मैंने सबको एक नजर रेखा और सपने का सारा हाल कह सुनाया। सबकी आंखें विस्मय से फैल गईं। हो सकता है वो हम सबका वहम हो, विवेक ने माहौल को भांपते हुए कहा। मैंने हां में हां मिलाते हुए कहा, जरूर यह एक सपना ही था और सपने कभी सच नहीं। धा DDH। मेरे शब्द पूरे होने से पहले ही कुछ भारी चीज गाड़ी से टकराई और हमारी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। गाड़ी के ब्रेक की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई गई और गाड़ी हिचकोले खाती हुई हाईवे से नीचे उतरकर रुक गई। गनीमत यह थी कि गाड़ी नहीं पलटी, वरना 80 किलोमीटर की रफ्तार पर तो हमारे चिथड़े उड़ जाते। दीपक, हरामखोर, हमारी जान लेगा क्या? नितिन बौखलाते हुए बोला। मेरी गलती नहीं है, गाड़ी से कुछ टकराया है, दीपक घबराते हुए बोला। क्या टकराया बे? विवेक गुस्से से पागल हो रहा था। उसे कंधे पर हल्की चोट भी लगी थी। पता नहीं, पर शायद कोई आदमी था, बौखलाहट में दीपक बोला। हे भगवान, किसको उड़ा दिया तूने? सुनील बोल पड़ा। तुमने देखा कौन था वह? मैं पूछ बैठा और दीपक के जवाब ने हम सबके दिल में सिहरन पैदा कर दी। दीपक ने हम सबको देखा और बोला, जो गाड़ी से टकराया वो गाड़ी का ड्राइवर राजू था। दिमाग खराब हो गया है क्या? नितिन खिसियाकर बोला। ड्राइवर तो यहां, ड्राइवर कहां गया? नितिन के तो होश उड़ गए। क्या मतलब कहां गया? इतनी तेज चलती गाड़ी से तो कोई नहीं निकल सकता, फिर वो किधर गया? विवेक झल्लाते हुए बोला। पता नहीं, पर मैंने उसे ही गाड़ी से टकराते हुए देखा है। दीपक अपनी बात पर दृढ़ था, फिर बोला, जो भी गाड़ी से टकराया है वो जिंदा नहीं बचा होगा, चलो निकल लेते हैं। नहीं, मैं बोल उठा, वो हमारे साथ आया था और हम उसे ऐसे नहीं छोड़ डर सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? दीपक ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। क्योंकि जो तुम्हारी गाड़ी से टकराया वह ड्राइवर नहीं था, वह तुम्हारा भ्रम था।
पर ड्राइवर गाड़ी में नहीं है, यह हकीकत है, विवेक ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। एक कश लेकर वह फिर बोला, हमें जाकर तसल्ली करनी पड़ेगी। बड़ी कशमकश में था मैं। राजू का बेहोश होना, फिर मुझ पर हमला करना और अब उसका रहस्यमय ढंग से गाड़ी से टकराना, कुछ तो था जो हमारी समझ से परे था। मैंने घड़ी देखी तो रात के 3:30 हो रहे थे। सुबह तक पहुंचने से पहले हमें इस काली रात को पार करना था। वापस जाकर देखने का फैसला हुआ कि गाड़ी से ड्राइवर टकराया था या कोई और था। लाश से 50 मीटर दूर गाड़ी रोक दी गई। यह तय किया गया कि 2 लोग लाश की जांच करेंगे। नितिन गन से हमें कवर करेगा, बाकी गाड़ी के अंदर ही रहेंगे। मैंने टार्च संभाली और विवेक ने रिवॉल्वर। हम धीरे धीरे लाश के पास आने लगे। मेरा दिल धाड़ धाड़ कर धड़क रहा था। मैंने लाश के कंधे को पकड़कर पलटाया और राहत की सांस ली। यह ड्राइवर नहीं बल्कि अधेड़ उम्र का कोई आदमी था। लाश पूरी चिथड़ों में तब्दील हो गई थी। मैंने पहले विवेक की तरफ पलटकर सब ठीक है का इशारा किया, फिर उसने नितिन को फोन कर सब बता दिया। तभी किसी के कराहने की आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। विवेक सड़क के किनारे गया और मुझे इशारा किया। मैंने टार्च की रोशनी वहां डाली। कराहने की आवाज अब रोने में बदल गई थी। वह एक औरत की आवाज थी जो घायल थी। जख्मों की वजह से उसका रोना माहौल को और डरावना बना रहा था। उसे देखकर रह रहकर मुझे सपने वाली लड़की याद आ रही थी। हेलो, आप कौन हैं? वो सिर झुकाए लगातार रोए जा रही थी। मैं उसके थोड़ा और करीब गया और बोला, आप घबराइए मत, हम आपकी मदद कर सकते हैं, आप घायल हैं। कोई जवाब ना पाकर मैं विवेक की तरफ पलटा। वो पास आया और बोला, आपको डॉक्टर की सख्त जरूरत है, हम आपको हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। वो सिर झुकाए हमारी तरफ पीठ किए बैठी थी। मैंने उसके कंधे की तरफ हाथ बढ़ाया। विवेक का रिवॉल्वर ठीक मेरे कंधे से लड़की के सिर का निशाना लिए हुए था। कुछ भी खतरा होते ही विवेक लड़की को शूट कर देता। उसके कंधे को छूते ही वह बेहोश हो गई। हम उसे इस हालत में नहीं छोड़ सकते थे, अतः हम उसे गाड़ी में ले आए। ये कौन है और ड्राइवर कहां है? दीपक ने हैरत से पूछा। पता नहीं, पर तुमने जिसे ठोका वह ड्राइवर नहीं बल्कि कोई और आदमी था बेचारा, विवेक ने हांफते हुए कहा। बेहोश, चाहे कमसिन लड़की ही क्यों ना हो, पर बेहोश होने पर काफी भारी हो जाती है। ये बेशरम अपहरणकर्ता पता नहीं कौन सा बोर्नवीटा पीकर आते हैं कि पल में लड़कियों को उठा ले जाते हैं, और हम दोनों से तो एक भी नहीं उठाई जा रही थी, वो भी मदद करने के लिए। और ड्राइवर? सुनील मुझे देखते हुए बोला। मैंने सबकी तरफ एक नजर डाली और बोला, ड्राइवर का पता नहीं, पर वह मरा नहीं है, हम उसे बाद में ढूंढेंगे। गाड़ी स्टार्ट होते ही हवा से बातें करने लगी। सब थके थे इसलिए तुरंत सो गए। अब मेरा ध्यान बेहोश लड़की पर गया। 23-24 साल की उम्र, गोरा रंग, चौड़े नितंब, पतली कमर पर लाल रंग का घाघरा और उसके मिलते जुलते रंग की चोली थोड़ी तंग थी, शायद उसके नाप की नहीं थी। लड़की किसी पास के गांव की होगी शायद। बेहोश होने की वजह से उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, जिससे नितिन का ध्यान कहीं और ही जा रहा था। मैंने एक कंबल लेकर उसे ढक दिया ताकि बच्चे बिगड़ ना जाएं। मैंने घड़ी देखी तो लगा वक्त जैसे मंद पड़ गया हो। 3:40 हुए थे। सिर्फ 10 मिनट में हमने घायल लड़की को गाड़ी में लिटाकर मरहम पट्टी की थी और सफर शुरू। अचानक हलचल महसूस हुई। लड़की होश में आ रही थी। खुद को गाड़ी में अनजान लोगों के साथ पाकर वो थोड़ा घबराई, लेकिन मैंने तुरंत उसे गाड़ी में लाने की वजह बताई, जिससे वो थोड़ा झेप गई। बड़ी बड़ी झील सी आंखों में घबराहट भी किसी सम्मोहन से कम नहीं थी। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने पूछा। जी गौरी, संयत होते हुए उसने जवाब दिया। क्या हुआ था? मैंने दूसरा सवाल दागा। वो मुझे मारना चाहते थे, वह घबराते हुए बोली। कौन थे वो लोग और तुमसे उनकी क्या दुश्मनी है? मेरे सवाल जारी थे, जिससे वह रोने लगी। मुझे पूरी बात बताओ, मैंने सीधा सवाल किया, और वो टेप रिकॉर्डर की तरह चालू हो गई। मैं पास ही के गांव में रहती हूं। मेरे पिता वहां मंदिर के पुजारी हैं। कुछ दिनों पहले 2 आदमी बापू के पास आए। उनमें से एक मुझे घूर घूर के देख रहा था। पता नहीं बापू और उनमें क्या बातें हुई कि तब से बापू दिन रात मेरी तरफ देखकर रोते रहते थे। एक रात अचानक बापू मुझे रात में उठाकर बोले, भाग जा बेटी, वो वापस आ रही है, वो हम सबको मार डालेगी। कौन मार डालेगी बापू?
मैंने डर कर पूछा। पर बापू बोले, अब समय नहीं है बेटी, उसने उन दोनों को भेजा है तुझे लाने के लिए। मुझे क्यों बापू? मैंने पूछा। पर बापू अचानक नीचे गिर पड़े। उनके चेहरे से दर्द साफ झलक रहा था। उत्तर दिशा में जाओ, उस सुनसान हाईवे की तरफ, वहां कोई ना कोई तेरी मदद करेगा, वो रोते हुए बोले। मैं डर कर वहां से भाग आई, पर बापू को कैसे इस हालत में छोड़ देती। इसलिए थोड़ी देर बाद मैं वापस गई तो डर के मारे मेरी चीख गले में अटक गई। बापू की लाश छत से लटकी हुई थी। दोनों हाथों की अंगुलियां कटी हुई थीं और पैर एड़ियों से कटे थे। खून हाथों से नीचे टपक रहा था। मैंने चीखने के लिए मुंह खोला, लेकिन किसी के तगड़े हाथों ने मेरा मुंह कसकर ढक दिया। मेरी सांस रुकने लगी और मैं जल बिना मछली की तरह तड़प रही थी। इसी छटपटाहट में मेरे हाथ कोई भारी चीज आ गई और मैंने पूरी ताकत से उस पर दो मारी। मैं वहां से भागने लगी कि तभी किसी ने मेरे सिर पर कुछ मारा और मैं बेहोश हो गई। जब होश में आई तो आप लोगों को देखा, लेकिन तुम्हारे हिसाब से तुम्हें हाईवे पर होना ही नहीं चाहिए था। हाईवे तक तुम कैसे पहुंची? नितिन बोला। उसे लड़की की कहानी पर भरोसा नहीं था। सच पूछो तो मुझे भी विश्वास नहीं था। तुम्हें ये चोट कैसे लगी? मैंने उसके पैर की चोट की तरफ इशारा किया। पता नहीं, वह बोली। झूठ। हमने जब तुम्हें देखा तब तुम होश में थी और रो रही थी दर्द की वजह से। विवेक ने आंखें तरेर कर कहा। मुझे कुछ नहीं पता, मैं यहां कैसे आई और ये चोट मुझे कैसे लगी, वह रोते हुए बोली। तब तो हमें तुमको गाड़ी से उतारना होगा अभी। विवेक ने सख्त लहजे में कहा। नहीं, ऐसा मत करना, वो मुझे मार डालेंगे। वो विनती करने लगी। क्यों नहीं? हो सकता है कि तुम भी लुटेरों की साथी हो और हमें किसी जाल में फंसा रही हो। विवेक का शक जायज था। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, मेरा यकीन कीजिए, मैंने जो कहा वह सच है। और अगर मैं लुटेरों का साथ दे रही होती तो किसी मुख्य हाईवे पर होती, ना कि इस अभिशप्त हाईवे पर जहां पिछले 40 सालों से कोई नहीं आया। हम सबके दिमाग में जैसे धमाका हुआ। क्या कहा तुमने? अभिशप्त? ये दिल्ली नोएडा हाईवे है, भारत का सबसे व्यस्त हाईवे। दीपक ने अपनी चुप्पी तोड़ी। क्यों मजाक करते हैं साहब? यह अभिशप्त हाईवे है। हमारे गांव में इसे मौत का हाईवे कहते हैं। लुटेरे इस हाईवे पर नहीं आते। लड़की की बात ने हमें उलझा दिया। मैंने दीपक को गाड़ी का जीपीएस चेक करने को कहा ताकि लड़की के झूठ को सामने ला सकूं। जीपीएस सिग्नल नहीं मिलने की वजह से हमें पता नहीं चल पा रहा था कि हम सही रास्ते पर हैं कि नहीं। मुझे लगता है यह लड़की झूठ बोल रही है, दीपक बोला। या शायद नहीं। सबकी नजरें विवेक पर टिकी थीं। तभी उसने फोन पर गूगल सर्च पर कुछ दिखाया। एक हाईवे है जो 1970 तक ठीक ठाक चल रहा था कि तभी एक दुर्घटना हुई। 5 लोग रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए, सिवाय एक बूढ़े की लाश के, जो शायद उनकी गाड़ी के नीचे आ गया था। हमारा इससे क्या संबंध? सुनील मुझे देखते हुए बोला। क्योंकि, मैंने विवेक का फोन देखते हुए कहा। क्योंकि जो लोग गायब हुए वो 5 थे। उनकी गाड़ी का रंग लाल था। और जानते हो उनकी गाड़ी का नंबर क्या था? सबकी नजरें मुझ पर टिकी थीं। मैंने फोन विवेक को वापस दिया और कहा, गाड़ी का नंबर था HA1.888। ये तो हमारी गाड़ी का नंबर है। सुनील की हवाइयां उड़ रही थीं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं निक, आपका होस्ट और दोस्त। और आज के पॉडकास्ट में एक बहुत ही रोमांचक कहानी लेकर आ चुका हूं। आप ये कहानी कहां से सुन रहे हैं, हमें कमेंट में बताइए। आज की कहानी है मौत का हाईवे। चलो बिना देरी करे कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको कैसी लगी कहानी कमेंट करके जरूर बताएं, और यह कहानी आप कहां से देख रहे हैं यह भी बताएं। कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद। रात के 11 बजे हम लोगों की गाड़ी हवा से बातें करती हुई हाईवे पर सरपट दौड़ी जा रही थी। राजू गाड़ी चला रहा था और मैं, विवेक, सुनील, नितिन और दीपक पीछे बैठे बातों में मशगूल थे। पिछले मंगलवार को यह पता चला कि हमारे बचपन के यार की शादी नोएडा में तय हो गई है। बस फिर क्या था। आनन फानन में सफर की योजना बनी और 6 घंटों में हम फतेहपुर से 400 किलोमीटर आगे निकल आए। बातों का दौर चल ही रहा था कि बियर की बोतलें खुल गईं। आदत से मजबूर सुनील ने मुझे ऑफर की, पर मैंने मना कर दिया। पी लो यार, पूरे ग्रुप में तुम ही एक हो,
जो नहीं पीते हो। विवेक ने नशे में मुझसे कहा। अच्छे सफर के लिए हम में से किसी एक का होश में रहना जरूरी है, मैंने कहा। यह हुई ना बात, नितिन ने हंसते हुए कहा। तुम संत जो ठहरे, इसमें संत वाली क्या बात हुई, मैंने तल्ख लहजे में कहा। नाराज क्यों होते हो यार, विवेक बीच बचाव करते हुए बोला। जानते हो हम इस समय कहां हैं? कहां? सबकी नजर विवेक पर आ टिकी। विवेक ने एक नजर सबको देखा और बोला, हम इस समय दिल्ली नोएडा हाईवे पर हैं, देश की सबसे भूतही जगह। यह सुनते ही गाड़ी में अजीब सा सन्नाटा छा गया। इसी खामोशी में सिर्फ गाड़ी के इंजन की आवाज आ रही थी। बाहर घुप अंधेरे के बीच चांद बादलों के बीच झांक रहा था। तुम भी कहां की बात लेकर बैठ गए? ये भूत प्रेत दिमाग में होता है, सच में नहीं। लगभग 1.5 घंटे बाद नितिन ने चुप्पी तोड़ी। हां, यही तो मैं भी बोल रहा था, सुनील ने हां में हां मिलाते हुए कहा। तुम कब बोल रहे थे सुनील? विवेक ने मजाकिया अंदाज में कहा। अरे तो अब बोल रहा हूं भाई, सुनील ने भी उसी अंदाज में कहा। रात के 1:30 बजे हैं और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। बीच बीच में जो चांद बादलों से झांक रहा था, अब वो भी खत्म हो गया। अंधेरा इतना था कि गाड़ी की तेज लाइट के बावजूद 50 मीटर से ज्यादा नहीं दिख रहा था। हम सब अपनी बातों में इतना मसरूफ हो गए, हमें पता ही नहीं चला कि कब 2:30 बज गए और हम दिल्ली नोएडा मेन हाईवे पर 80 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़े जा रहे थे कि राजू ड्राइवर ने अचानक ब्रेक मारा और गाड़ी जोर से आवाज करते हुए रुक गई। गाड़ी के अंदर हम सब उलट पुलट हो गए कि तभी नितिन ने गाली देते हुए राजू से गाड़ी रोकने की वजह पूछी। राजू, पागल हो गया है क्या? गाड़ी क्यों रोक दी? विवेक ने झल्लाते हुए कहा, पर राजू कुछ नहीं बोला। अरे बोलता क्यों नहीं, भांग खाए हैं क्या? नितिन चिढ़कर बोला। राजू अभी भी सामने देख रहा था। उसकी शक्ल बता रही थी कि वह बहुत डरा हुआ था। मैंने खुद को शांत रखकर राजू के कंधे पर हाथ रखा और पूछा, राजू तुम डरो मत, हम सब तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। उसकी नजरें अभी भी सामने ही घूर रही थीं। आखिरकार 15 मिनट बाद राजू सामने देखकर बोला, वो आ गई है, वो वापस आ गई है। कौन आ गई है? नितिन ने बेचैन होते हुए पूछा, लेकिन राजू ड्राइवर कुछ बोलने से पहले ही बेहोश हो गया। अब समस्या बड़ी विकट हो गई। राजू हमारा ड्राइवर ही नहीं बल्कि गाइड भी था। वह यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ था और हम इस इलाके से अनजान थे। विवेक और नितिन ड्राइवर को होश में लाने की कोशिश करने लगे। सुनील तो पहले ही डरपोक किस्म का था और इस दुर्घटना ने उसके हाथ पैर फुला दिए। जनाब के मुंह से लगातार हनुमान चालीसा का पाठ निकल रहा था। वो वापस आ गई है, ये शब्द मेरी खोपड़ी में धाड़ धाड़ कर गूंज रहे थे। कौन आ गई है जिससे राजू इतना डरा हुआ था? बहरहाल यहां अधिक देर तक रुकना मुनासिब ना था, इसलिए ड्राइवर को गाड़ी के पीछे लेटाया गया। विवेक ने स्टीयरिंग संभाल लिया और जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने को हुआ, यह सन्नाटे को चीरती हुई एक जोरदार आवाज ने हमारा ध्यान खींच लिया। यह बंदूक की आवाज थी और लुटेरों के खतरे को भांपकर नितिन बोला, जल्दी कर विवेक, शायद लुटेरे आसपास ही हों। मैं जानता हूं, पर यह गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, धक्का लगाना पड़ रहेगा। विवेक झुंझलाकर बोला, मैं गाड़ी से बाहर नहीं जाऊंगा, तुम लोग ही धक्का लगाओ। सुनील घबराते हुए बोला। मैंने कहा, ठीक है, मैं धक्का लगाता हूं, विवेक मेरी मदद करो। विवेक ने नितिन को रिवॉल्वर देते हुए कहा, चारों पर नजर रखना और खतरा दिखे तो गोली चलाने में हिचकना मत। नितिन रिवॉल्वर संभाल कर खड़ा हो गया। अब तक दीपक जो पीकर टल्ली था, वो भी उठ गया था और उसने स्टीयरिंग संभाल लिया। गाड़ी स्टार्ट होते ही सबने राहत की सांस ली और थोड़ी देर में ही हमारी गाड़ी हाईवे पर दौड़ रही थी। विवेक और दीपक के चुटकुलों ने माहौल को हल्का कर दिया। खतरा शायद टल गया था, या शायद नहीं। बैठे बैठे कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। सपने में ड्राइवर के वही शब्द गूंज रहे थे और मेरा वही सवाल, कौन वापस आ गई है? ड्राइवर मेरे सामने अभी भी बेहोश था। मैंने घड़ी देखी, रात के 3:15 बजे थे। दीपक जो गाड़ी चला रहा था, उसे छोड़कर सब सो रहे थे। मैं खिड़की के बाहर देखने लगा, जहां सुनसान सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था। अंधेरे का साम्राज्य हर जगह फैला हुआ था। वो आ गई है। मैंने पलटकर देखा तो ड्राइवर बैठा मुझे देखकर बोल रहा था, वो वापस आ गई है। ड्राइवर फिर से बोला और मैं पूछ बैठा, राजू कौन वापस आ गई है?
मुझे बताओ, आगे मत जाओ साहब, वापस लौट जाओ। राजू मुझे एक तक देख रहा था और बोला, वो सबको मार डालेगी, सिर्फ आप इन्हें बचा सकते हो। मुझे बताओ, तुम किसकी बात कर रहे हो और मैं इन्हें कैसे बचा सकता हूं? मैंने राजू के कंधे पर हाथ रखकर कहा, पहले वादा करो साहब, आप इनको कुछ नहीं होने दोगे। राजू ने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मैं वादा करता हूं। अब बताओ, तुम किसकी बात कर रहे हो? मैंने राजू से कहा, वो सबको मार डालेगी। राजू सिर झुकाए हुए बोला। मैं राजू को देख रहा था। मेरी छठी इंद्री खतरे का आभास दे रही थी कि वो फिर बोला, नहीं, मैं सबको मार डालूंगी। अचानक राजू की शक्ल किसी लड्ढाचकी की तरह लगने लगी। तभी वह मेरी तरफ झपट्टी। मैंने अपने हाथों से उसे रोका और उसका नाखून मेरी कलाई में लगा और तेज दर्द की सिरहन से मेरी नींद खुल गई। मेरा पूरा बदन पसीने से लथपथ था। विवेक मुझे उठाने की कोशिश कर रहा था। तभी दर्द ने मेरा ध्यान मेरी कलाई पर खींचा, जहां नाखून का गहरा घाव था। यह घाव कैसे लगा? एकदम ताजा है। विवेक ने पूछा। पता नहीं मुझे क्या हुआ था, मैंने पूछा। तुम सो रहे थे, तभी कुछ तुम्हारे पास दिखा। नितिन मेरी तरफ देखते हुए बोला। क्या देखा तुमने? मैं बेचैन होकर बोला। पता नहीं, कुछ साफ नहीं दिखा, पर किसी का साया था शायद। विवेक थोड़ा झिझका, फिर बोला, किसी लड़की का साया था। ड्राइवर के अंदर से एक साया निकलकर तुम पर झपटा था। सुनील थोड़ा रुककर फिर बोला, वो कुछ बोल भी रहा था। मेरी आंखों की पुतलियां सिकुड़ने लगीं। मैं सबको मार डालूंगी। सब आश्चर्य से मेरी तरफ देखने लगे। हां, यही कहा था उसने, पर तुम्हें कैसे पता चला यह? नितिन बीच में बोल उठा। मैंने सबको एक नजर रेखा और सपने का सारा हाल कह सुनाया। सबकी आंखें विस्मय से फैल गईं। हो सकता है वो हम सबका वहम हो, विवेक ने माहौल को भांपते हुए कहा। मैंने हां में हां मिलाते हुए कहा, जरूर यह एक सपना ही था और सपने कभी सच नहीं। धा DDH। मेरे शब्द पूरे होने से पहले ही कुछ भारी चीज गाड़ी से टकराई और हमारी गाड़ी का संतुलन बिगड़ गया। गाड़ी के ब्रेक की आवाज सन्नाटे को चीरती हुई गई और गाड़ी हिचकोले खाती हुई हाईवे से नीचे उतरकर रुक गई। गनीमत यह थी कि गाड़ी नहीं पलटी, वरना 80 किलोमीटर की रफ्तार पर तो हमारे चिथड़े उड़ जाते। दीपक, हरामखोर, हमारी जान लेगा क्या? नितिन बौखलाते हुए बोला। मेरी गलती नहीं है, गाड़ी से कुछ टकराया है, दीपक घबराते हुए बोला। क्या टकराया बे? विवेक गुस्से से पागल हो रहा था। उसे कंधे पर हल्की चोट भी लगी थी। पता नहीं, पर शायद कोई आदमी था, बौखलाहट में दीपक बोला। हे भगवान, किसको उड़ा दिया तूने? सुनील बोल पड़ा। तुमने देखा कौन था वह? मैं पूछ बैठा और दीपक के जवाब ने हम सबके दिल में सिहरन पैदा कर दी। दीपक ने हम सबको देखा और बोला, जो गाड़ी से टकराया वो गाड़ी का ड्राइवर राजू था। दिमाग खराब हो गया है क्या? नितिन खिसिया कर बोला। ड्राइवर तो यहां, ड्राइवर कहां गया? नितिन के तो होश उड़ गए। क्या मतलब कहां गया? इतनी तेज चलती गाड़ी से तो कोई नहीं निकल सकता, फिर वो किधर गया? विवेक झल्लाते हुए बोला। पता नहीं, पर मैंने उसे ही गाड़ी से टकराते हुए देखा है। दीपक अपनी बात पर दृढ़ था, फिर बोला, जो भी गाड़ी से टकराया है वो जिंदा नहीं बचा होगा, चलो निकल लेते हैं। नहीं, मैं बोल उठा, वो हमारे साथ आया था और हम उसे ऐसे नहीं छोड़ न सकते। क्यों नहीं छोड़ सकते? दीपक ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। क्योंकि जो तुम्हारी गाड़ी से टकराया वह ड्राइवर नहीं था, वह तुम्हारा भ्रम था, पर ड्राइवर गाड़ी में नहीं है, यह हकीकत है, विवेक ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। एक कश लेकर वह फिर बोला, हमें जाकर तसल्ली करनी पड़ेगी। बड़ी कशमकश में था मैं। राजू का बेहोश होना, फिर मुझ पर हमला करना और अब उसका रहस्यमय ढंग से गाड़ी से टकराना, कुछ तो था जो हमारी समझ से परे था। मैंने घड़ी देखी तो रात के 3:30 हो रहे थे। सुबह तक पहुंचने से पहले हमें इस काली रात को पार करना था। वापस जाकर देखने का फैसला हुआ कि गाड़ी से ड्राइवर टकराया था या कोई और था। लाश से 50 मीटर दूर गाड़ी रोक दी गई। यह तय किया गया कि 2 लोग लाश की जांच करेंगे। नितिन गन से हमें कवर करेगा, बाकी गाड़ी के अंदर ही रहेंगे। मैंने टार्च संभाली और विवेक ने रिवॉल्वर। हम धीरे धीरे लाश के पास आने लगे। मेरा दिल धाड़ धाड़ कर धड़क रहा था। मैंने लाश के कंधे को पकड़कर पलटाया और राहत की सांस ली।
यह ड्राइवर नहीं बल्कि अधेड़ उम्र का कोई आदमी था। लाश पूरी चिथड़ों में तब्दील हो गई थी। मैंने पहले विवेक की तरफ पलटकर सब ठीक है का इशारा किया, फिर उसने नितिन को फोन कर सब बता दिया। तभी किसी के कराहने की आवाज ने मेरा ध्यान खींचा। विवेक सड़क के किनारे गया और मुझे इशारा किया। मैंने टार्च की रोशनी वहां डाली। कराहने की आवाज अब रोने में बदल गई थी। वह एक औरत की आवाज थी जो घायल थी। जख्मों की वजह से उसका रोना माहौल को और डरावना बना रहा था। उसे देखकर रह रहकर मुझे सपने वाली लड़की याद आ रही थी। हेलो, आप कौन हैं? वो सिर झुकाए लगातार रोए जा रही थी। मैं उसके थोड़ा और करीब गया और बोला, आप घबराइए मत, हम आपकी मदद कर सकते हैं, आप घायल हैं। कोई जवाब ना पाकर मैं विवेक की तरफ पलटा। वो पास आया और बोला, आपको डॉक्टर की सख्त जरूरत है, हम आपको हॉस्पिटल पहुंचा सकते हैं। वो सिर झुकाए हमारी तरफ पीठ किए बैठी थी। मैंने उसके कंधे की तरफ हाथ बढ़ाया। विवेक का रिवॉल्वर ठीक मेरे कंधे से लड़की के सिर का निशाना लिए हुए था। कुछ भी खतरा होते ही विवेक लड़की को शूट कर देता। उसके कंधे को छूते ही वह बेहोश हो गई। हम उसे इस हालत में नहीं छोड़ सकते थे, अतः हम उसे गाड़ी में ले आए। ये कौन है और ड्राइवर कहां है? दीपक ने हैरत से पूछा। पता नहीं, पर तुमने जिसे ठोका वह ड्राइवर नहीं बल्कि कोई और आदमी था बेचारा, विवेक ने हांफते हुए कहा। बेहोश, चाहे कमसिन लड़की ही क्यों ना हो, पर बेहोश होने पर काफी भारी हो जाती है। ये बेशरम अपहरणकर्ता पता नहीं कौन सा बोर्नवीटा पीकर आते हैं कि पल में लड़कियों को उठा ले जाते हैं, और हम दोनों से तो एक भी नहीं उठाई जा रही थी, वो भी मदद करने के लिए। और ड्राइवर? सुनील मुझे देखते हुए बोला। मैंने सबकी तरफ एक नजर डाली और बोला, ड्राइवर का पता नहीं, पर वह मरा नहीं है, हम उसे बाद में ढूंढेंगे। गाड़ी स्टार्ट होते ही हवा से बातें करने लगी। सब थके थे इसलिए तुरंत सो गए। अब मेरा ध्यान बेहोश लड़की पर गया। 23-24 साल की उम्र, गोरा रंग, चौड़े नितंब, पतली कमर पर लाल रंग का घाघरा और उसके मिलते जुलते रंग की चोली थोड़ी तंग थी, शायद उसके नाप की नहीं थी। लड़की किसी पास के गांव की होगी शायद। बेहोश होने की वजह से उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, जिससे नितिन का ध्यान कहीं और ही जा रहा था। मैंने एक कंबल लेकर उसे ढक दिया ताकि बच्चे बिगड़ ना जाएं। मैंने घड़ी देखी तो लगा वक्त जैसे मंद पड़ गया हो। 3:40 हुए थे। सिर्फ 10 मिनट में हमने घायल लड़की को गाड़ी में लिटाकर मरहम पट्टी की थी और सफर शुरू। अचानक हलचल महसूस हुई। लड़की होश में आ रही थी। खुद को गाड़ी में अनजान लोगों के साथ पाकर वो थोड़ा घबराई, लेकिन मैंने तुरंत उसे गाड़ी में लाने की वजह बताई, जिससे वो थोड़ा झेप गई। बड़ी बड़ी झील सी आंखों में घबराहट भी किसी सम्मोहन से कम नहीं थी। क्या नाम है तुम्हारा? मैंने पूछा। जी गौरी, संयत होते हुए उसने जवाब दिया। क्या हुआ था? मैंने दूसरा सवाल दागा। वो मुझे मारना चाहते थे, वह घबराते हुए बोली। कौन थे वो लोग और तुमसे उनकी क्या दुश्मनी है? मेरे सवाल जारी थे, जिससे वह रोने लगी। मुझे पूरी बात बताओ, मैंने सीधा सवाल किया, और वो टेप रिकॉर्डर की तरह चालू हो गई। मैं पास ही के गांव में रहती हूं। मेरे पिता वहां मंदिर के पुजारी हैं। कुछ दिनों पहले 2 आदमी बापू के पास आए। उनमें से एक मुझे घूर घूर के देख रहा था। पता नहीं बापू और उनमें क्या बातें हुई कि तब से बापू दिन रात मेरी तरफ देखकर रोते रहते थे। एक रात अचानक बापू मुझे रात में उठाकर बोले, भाग जा बेटी, वो वापस आ रही है, वो हम सबको मार डालेगी। कौन मार डालेगी बापू? मैंने डर कर पूछा। पर बापू बोले, अब समय नहीं है बेटी, उसने उन दोनों को भेजा है तुझे लाने के लिए। मुझे क्यों बापू? मैंने पूछा, पर बापू अचानक नीचे गिर पड़े। उनके चेहरे से दर्द साफ झलक रहा था। उत्तर दिशा में जाओ, उस सुनसान हाईवे की तरफ, वहां कोई ना कोई तेरी मदद करेगा, वो रोते हुए बोले। मैं डर कर वहां से भाग आई, पर बापू को कैसे इस हालत में छोड़ देती, इसलिए थोड़ी देर बाद मैं वापस गई तो डर के मारे मेरी चीख गले में अटक गई। बापू की लाश छत से लटकी हुई थी। दोनों हाथों की अंगुलियां कटी हुई थीं और पैर एड़ियों से कटे थे। खून हाथों से नीचे टपक रहा था। मैंने चीखने के लिए मुंह खोला, लेकिन किसी के तगड़े हाथों ने मेरा मुंह कसकर ढक दिया। मेरी सांस रुकने लगी और मैं जल बिना मछली की तरह तड़प रही थी। इसी छटपटाहट में मेरे हाथ कोई भारी चीज आ गई और मैंने पूरी ताकत से उस पर 2 मारी।
मैं वहां से भागने लगी कि तभी किसी ने मेरे सिर पर कुछ मारा और मैं बेहोश हो गई। जब होश में आई तो आप लोगों को देखा, लेकिन तुम्हारे हिसाब से तुम्हें हाईवे पर होना ही नहीं चाहिए था। हाईवे तक तुम कैसे पहुंची? नितिन बोला। उसे लड़की की कहानी पर भरोसा नहीं था। सच पूछो तो मुझे भी विश्वास नहीं था। तुम्हें ये चोट कैसे लगी? मैंने उसके पैर की चोट की तरफ इशारा किया। पता नहीं, वह बोली। झूठ। हमने जब तुम्हें देखा तब तुम होश में थी और रो रही थी दर्द की वजह से। विवेक ने आंखें तरेर कर कहा, मुझे कुछ नहीं पता। मैं यहां कैसे आई और ये चोट मुझे कैसे लगी? वह रोते हुए बोली। तब तो हमें तुमको गाड़ी से उतारना होगा अभी। विवेक ने सख्त लहजे में कहा, नहीं ऐसा मत करना, वो मुझे मार डालेंगे। वो विनती करने लगी। क्यों नहीं? हो सकता है कि तुम भी लुटेरों की साथी हो और हमें किसी जाल में फंसा रही हो। विवेक का शक जायज था। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, मेरा यकीन कीजिए, मैंने जो कहा वह सच है। और अगर मैं लुटेरों का साथ दे रही होती तो किसी मुख्य हाईवे पर होती, ना कि इस अभिशप्त हाईवे पर जहां पिछले 40 सालों से कोई नहीं आया। हम सबके दिमाग में जैसे धमाका हुआ। क्या कहा तुमने? अभिशप्त? ये दिल्ली नोएडा हाईवे है, भारत का सबसे व्यस्त हाईवे। दीपक ने अपनी चुप्पी तोड़ी। क्यों मजाक करते हैं साहब? यह अभिशप्त हाईवे है। हमारे गांव में इसे मौत का हाईवे कहते हैं। लुटेरे इस हाईवे पर नहीं आते। लड़की की बात ने हमें उलझा दिया। मैंने दीपक को गाड़ी का जीपीएस चेक करने को कहा ताकि लड़की के झूठ को सामने ला सकूं। जीपीएस सिग्नल नहीं मिलने की वजह से हमें पता नहीं चल पा रहा था कि हम सही रास्ते पर हैं कि नहीं। मुझे लगता है यह लड़की झूठ बोल रही है, दीपक बोला। या शायद नहीं। सबकी नजरें विवेक पर टिकी थीं। तभी उसने फोन पर गूगल सर्च पर कुछ दिखाया। एक हाईवे है जो 1970 तक ठीक ठाक चल रहा था कि तभी एक दुर्घटना हुई। 5 लोग रहस्यमयी ढंग से गायब हो गए, सिवाय एक बूढ़े की लाश के जो शायद उनकी गाड़ी के नीचे आ गया था। हमारा इससे क्या संबंध? सुनील मुझे देखते हुए बोला। क्योंकि, मैंने विवेक का फोन देखते हुए कहा, क्योंकि जो लोग गायब हुए वो 5 थे। उनकी गाड़ी का रंग लाल था। और जानते हो उनकी गाड़ी का नंबर क्या था? सबकी नजरें मुझ पर टिकी थीं। मैंने फोन विवेक को वापस दिया और कहा, गाड़ी का नंबर था HA1.888। ये तो हमारी गाड़ी का नंबर है। सुनील की हवाइयां उड़ रही थीं। उसकी लाल आंखों में वासना भरी थी और जबान से लार गौरी के ऊपर गिर रही थी। उसकी सांसों की बदबू से वो मरी जा रही थी। गौरी के हलक से गगन भेदी चीख निकली और उसकी चोली फटकर भैरव के हाथ में। तभी जोरदार बिजली कड़की और मौसम का मिजाज बदल गया। आसमान में घने काले बादल छा गए। सूरज भी जैसे आज निकलना नहीं चाहता था। वो राक्षस अभी तक चोली को ही चाट रहा था। गौरी ने अपने हाथों से अपने स्तनों को ढक लिया। आसमान भी शायद यह देखकर रोने लगा और घनघोर बारिश शुरू हो गई। तभी भैरव का ध्यान गौरी पर गया और उसका अर्धनग्न बदन देखकर उसकी आंखों में खून उतर आया। अब गौरी भी समझ चुकी थी कि उसे उसके दर्दनाक अंत से कोई नहीं बचा सकता, इसलिए उसने विरोध करना छोड़ दिया। उस दैत्य ने गौरी के घाघरे को भी चीरकर फेंक दिया। गौरी अब उसके सामने निर्वस्त्र पड़ी थी, अकेली, और सामने था उसके बदन को खा जाने को आतुर वो हैवान। गौरी ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी आंखों में उसके बचपन की यादें उत्तर आईं। बापू के साथ रोज शाम को पूजा के लिए थाल सजाना। बापू हमेशा कहते थे कि सच्चे मन से पुकारो तो भगवान जरूर आते हैं। पर यह द्वापर युग नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे उसकी लाज बचाने के लिए। भैरव धीरे धीरे गौरी के निर्वस्त्र बदन की तरफ बढ़ रहा था। युग चाहे कोई भी हो, पर अगर पुकार सच्ची हो तो चमत्कार होते देर नहीं लगती। गौरी को मदद की जरूरत थी जिसकी उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। अचानक जोरदार बिजली कड़की और वही हुआ जिसकी उम्मीद नहीं थी। भैरव अचानक रुक गया था। 2 धमाके और हुए और भैरव निढाल होकर एक तरफ लुढ़क गया। गौरी की आंखों में हैरानी या डर में क्या ज्यादा था ये तो पता नहीं, पर जो सामने आया उसे देखकर उसकी आंखों में खुशी के आंसू जरूर आ गए थे। श्री कृष्ण तो नहीं, पर उनका दूत जरूर आ गया था उसकी लाज बचाने के लिए,
जो उसे ढूंढते हुए यहां तक आ पहुंचा था, अपने वचन को निभाने जो उसने हाईवे में रोती हुई गौरी को दिया था। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। गौरी को उसकी बातें याद आने लगी। कितनी सच्चाई थी उसकी बातों में। वो आ गया था अपना वचन निभाने। वो 20 मिनट मुझे 20 साल की तरह लग रहे थे जब मैं गौरी को पागलों की तरह ढूंढ रहा था। आखिरकार उसकी चीखों की आवाज पास आती जा रही थी और मैं अपनी मंजिल के करीब था। वहां का नजारा देखकर मेरा खून खौल गया। वो दैत्य गौरी के कपड़ों को तार तार कर रहा था, पर यह वक्त बुद्धि से काम लेने का था। मेरे पास रिवॉल्वर था, पर निशाना गलत निकला तो यह राक्षस बच जाएगा और मैं गौरी को बचा नहीं पाऊंगा। मैंने अपनी रिवॉल्वर निकाल ली और छुपते हुए शिला के पीछे आ गया, और किस्मत से उस हैवान ने गौरी को वहीं गिराया था। जब वो गौरी के घाघरे को तार तार कर रहा था, तब मेरा रोम रोम कह रहा था कि मैं उसके सर के टुकड़े कर दूं, पर मैंने दिमाग को शांत कर निशाना लगाया। पहली गोली उस शैतान के सिर के आर पार हो गई, दूसरी गोली उसकी गर्दन को चीरती हुई चली गई, और तीसरी गोली ने उसके दिल को छेद कर मेरे दिल को शांत कर दिया। धम्म से उसका भारी शरीर नीचे आ गिरा और हैरान होने की बारी डंकिनी की थी। मेरी आंखों में खून खौल रहा था। मैंने अपनी शर्ट उतारकर गौरी का बदन ढक दिया। डंकिनी हैरान जरूर हुई, पर उतना नहीं जितना होना चाहिए था। फिर संयत होते हुए बोली, तेरी तारीफ करनी पड़ेगी लड़के। अपनी बुद्धि और युक्ति के बल पर तूने भैरव को मार दिया, पर मुझे कैसे मारेगा? वैसे तेरा गठीला बदन देखकर तो मैं वैसे ही मर गई। मरेगी तो अब तू डंकिनी। मेरी आंखों में खून दौड़ रहा था। मैं उसकी तरफ आगे बढ़ा तो उसके तीनों साथी मुझसे आ भिड़े, पर दो को तो मेरी रिवॉल्वर ने परलोक पहुंचा दिया। तीसरा मेरे पीछे से आया और मुझ पर एक प्रहार किया और मैं लड़खड़ाया। वह आगे बढ़ा और उसने मुझे कसकर पीछे से पकड़ लिया। मैं छुड़ाने की कोशिश करने लगा, तभी डंकिनी बोली, बेकार कोशिश मत कर लड़के, इसकी पकड़ से कोई नहीं छूट सकता। क्यों आया है यहां इस लड्ढचकी के लिए? क्या लगती है ये तेरी? मैं कुछ नहीं बोला तो वह फिर बोली, क्यों बचाना चाहता है तू इस लड्ढचकी को? मैं चुप था। वो मेरे पास आई और बोली, ऐसा क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? मेरे साथ आजा, तुझे दुनिया का सबसे अच्छा रति सुख दूंगी। इस जैसी लड़कियां तो तेरे आगे पीछे घूमेंगी। मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था और मैं छूटने की लगातार कोशिश कर रहा था कि तभी डंकिनी फिर बोली, प्यार करता है उसको? नहीं, मेरे मुंह से निकला और वो ठठाकर हंसने लगी। मुझसे झूठ बोलता है। चल एक सौदा करती हूं तेरे साथ। मुझे बलि चाहिए इस लड़की की या तेरी? अब तू बोल, किसे छोड़ दूं? गौरी को छोड़ दे डंकिनी। बलि लेनी है तो मैं दूंगा तेरे लिए अपनी बलि। इससे पहले मैं अपनी बात पूरी करता, वो बोली, पकड़ा गया ना? प्यार करता है तभी तो इसके लिए अपनी जान देना चाहता है। बलि तो मैं इस लड़की की ही लूंगी, और वो भी अभी। ले पाएगी बलि मेरे होते हुए? मेरे सवाल ने उसको हैरान कर दिया। पहली बार किसी ने उसे चुनौती दी थी। डंकिनी मेरे पास आई और बोली, तू मुझे रोकेगा? जानता है मैं कौन हूं। मैं चाहूं तो अभी तुझे मार सकती हूं। मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, मरना तो एक दिन सबको है डंकिनी, आज तेरी बारी है। मूर्ख है तू जो ये सोचता है कि मुझे हरा सकता है। मैं चाहूं तो अभी इस लड़की की बलि तेरे सामने दे सकती हूं। भुजंग, उठा ला उस लड़की को। भुजंग ने मुझे जकड़ा हुआ था। मुझे छोड़कर वो लड़की की तरफ बढ़ा। मैं उठा और जोरदार किक उसकी पीठ पर दे मारी। वह मेरी तरफ पलटा तो मैंने उससे मुंह पर दूसरी किक जड़ दी, पर वो हिला भी नहीं। उसका एक घूंसा मेरी कनपटी पर पड़ा और मैं 7 फीट पीछे दीवार से टकराया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। बस इतना ही दम था, चला था मुझसे लड़ने, डंकिनी ने व्यंग्य किया। भुजंग वापस गौरी की तरफ बढ़ा और इस बार मैंने लड़ने का तरीका बदल दिया। मैं दौड़कर दीवार पर चढ़ा और अपने शरीर का इस्तेमाल करते हुए भुजंग के ऊपर कूदा और भुजंग सिर्फ थोड़ा लड़खड़ाया। मेरे इस वार से बौखलाकर उसने मुझे उठाकर पटक दिया और उसका हाथ मेरी गर्दन पर आ कसा। मैं सांस नहीं ले पा रहा था। मेरे हाथ पूरी ताकत से मेरी गर्दन को उसके शिकंजे से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे, पर उसके हाथों पर मेरे वार टैंक पर कंकड़ की तरह पड़ रहे थे। बेकार कोशिश कर रहा है, नहीं बच सकता इसके हाथ से तू। 65 लोगों को मार चुका है। ये इस तरह डंकिनी गलत नहीं बोल रही थी। अगर जल्द ही कुछ नहीं किया
तो मेरी जान नहीं बचेगी। अचानक मुझे कुछ याद आया। मेरे हाथों की पकड़ ढीली हुई, मेरी आंखें बंद हुईं। सेकंड्स बाद मेरी आंखें खुलीं। मेरे चेहरे पर मुस्कान देख भुजंग थोड़ा हैरान हो गया। मेरी अंगुलियां कड़ी हुई और भुजंग की बाह में मक्खन की तरह घुसती गई। भुजंग चीख कर हटा और मेरे दूसरे हाथ की अंगुलियां उसकी आंखों में घुस गई। भुजंग का मृत शरीर अपने ऊपर से हटाकर मैंने डंकिनी की तरफ देखा तो वो अवाक रह गई। तू तो मेरी उम्मीद से ज्यादा चालाक निकला, और कितना हैरान करेगा मुझे। डंकिनी का दिल आ गया है तुझ पर। वैसे भी तूने मेरी साधना में मेरी सहायता करने वाले भुजंग को मारा है, अब उसकी जगह तू मेरा साधक बनेगा। मैंने डंकिनी को सिर से लेकर पांव तक देखा और व्यंग्य किया। तुझ में ऐसा क्या है जो मैं तेरी साधना करूं? वो तिलमिलाई और बोली, तूने मेरा रूप देखा, कहां है? देखेगा मेरा कामिनी रूप? मैंने मुंह फेर लिया। वो 10 कदम पीछे गई और थोड़ी ही देर में उसका रूप बदल गया। यह माया है तेरी, मैं चीखा। वो मेरे पास आई और बोली, छूकर परीक्षा कर ले। उसके बदन से आती मादक सुगंध मुझे विचलित कर रही थी। रेशमी वस्त्रों में उसका एक एक अंग सांचे में ढला हुआ बह रहा था। तंग चोली से झांकते उसके उभार जैसे किसी की भी तपस्या भंग करने की प्रतिज्ञा कर चुके थे। मुझे कुछ सूझ ही नहीं रहा था। वो धीरे धीरे मेरे ओर करीब आई। उसकी सांसें मेरी सांसों से टकरा रही थीं। मैं गौरी को लेकर यहां से चला जाऊंगा और तू देखती रह जाएगी। मेरी बात पर वो जोर से हंसी और बोली, इतना तो तू भी समझ गया होगा कि तू इस लड़की को मेरे होते हुए नहीं ले जा सकता। चल एक सौदा करते हैं। मैंने इस लड़की की जान बख्श दी। अगर तू मेरे साथ रहे तो मुझे मंजूर है, पर पहले तुझे इस लड़की को छोड़ना होगा। गौरी को बचाने का अब यही रास्ता था। मंजूर है मुझे भी, तू खुद इसे छोड़कर आएगा, पर पहले मेरा तो हो जा। कैसे? मैंने सवाल किया तो वो बोली, चले जाना, पर उससे पहले तुझे मेरा भोग करना होगा, वो भी अभी, और इस लड़की के सामने। उसके जवाब ने मुझे संकट में डाल दिया। मैं सोच रहा था कि एक बार यहां से निकलकर वापस नहीं आऊंगा, पर डंकिनी ने पहले ही इसका इंतजाम कर दिया था। मेरे साथ संभोग करने से तुझे प्राप्त होगा असीम आनंद और मुझे मिलेगी परम सिद्धि। इतना कहते हुए उसने अपनी चोली उतार दी। देखते ही देखते वह निर्वस्त्र हो गई। बारिश में भीगता उसका बदन और उसे देखकर मेरे अंदर उठती उत्तेजना, सच में यह मेरी सबसे बड़ी परीक्षा थी। डंकिनी ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर मादक पोज बनाया और बोली, आजा, मेरा भोग कर ले, संभोग कर ले। मैंने गौरी की तरफ देखा तो वो बेहोश थी। कुछ सोचने का वक्त नहीं था। डंकिनी अपने बारिश में भीगते स्तनों को अपने हाथों से उठाते हुए बोली, सोचता क्या है? आजा, मैंने तुझे बहुत दुख दिया है, आकर बदला नहीं लेगा। मेरी नस नस उत्तेजना से फट रही थी। तभी उसने अपनी जांघें उठाकर अपनी योनि दिखाई और बोली, एक औरत ने तुझ मर्द को बहुत सताया है, आकर मुझे अपनी मर्दानगी नहीं दिखाएगा? आजा, मेरे रूप को मसलकर मेरा घमंड तोड़ दे। अपने सख्त हाथों से मेरे वक्षों को मसलकर मेरा मान भंग कर दे। मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं उसके बदन से खेलने लगा। मेरे हाथ उसके वक्षों को बुरी तरह मसल रहे थे। डंकिनी को तो जैसे मन मांगी मुराद मिल गई हो। जितना जोर से मैं उसके वक्षों को दबाता, उतनी जोर से वो बड़ी कामुक सिसकारी लेती। वह आनंद में सराबोर होने लगी। मैं उसके अंग अंग को बुरी तरह से मसल रहा था। मेरा दाहिना हाथ उसके बाएं स्तन को मसल रहा था और उसके दूसरे स्तन पर मेरे होंठ जा लगे। बारिश में भीगा उसका नग्न बदन कामुकता की सारी हदें पार कर रहा था। मैं उसके निप्पलों को चूमता, सहलाता, मसलता, कभी दबाता और मेरी हर हरकत पर डंकिनी बड़ी कामुक सिसकारी लेती। अचानक उसका हाथ मेरी अंडरवियर की तरफ बढ़ा और उसने मेरी अंडरवियर फाड़ दी। मेरे लिंग से उसके हाथ खेल रहे थे और उसके हाथों के स्पर्श से मेरे लिंग में आग लगा दी। वो झुकी और उसके होंठ मेरे लिंग पर आ लगे। उसकी जीभ का स्पर्श मेरे लिंग पर बड़ा ही अच्छा लग रहा था। उसकी जीभ मेरे लिंग के चारों तरफ घूम रही थी।
अचानक मैंने जोर का धक्का लगाया और मेरा पूरा लिंग उसके मुंह में पूरा चला गया। वो कुछ देर तो सकपका गई, पर तुरंत ही उसने मेरा साथ दिया और अपना मुंह पूरा खोलकर मेरा लिंग और अंदर तक ले लिया। अब मेरी बारी थी। मैंने उसे उठाकर शिला पर लिटा दिया और उसकी दोनों टांगें पूरी फैला दी। उसकी बारिश में भीगती योनि मेरे सामने बेपर्दा थी। मेरी जीभ उसकी योनि के अंदर जाते ही उसकी मादक सिसकी बाहर आने लगी। मैं उसकी पानी छोड़ती योनि को चाट रहा था। मेरी जीभ उसकी योनि के अंदर जाकर डंकिनी को बेबस कर रही थी। काफी देर तक मैं उसकी योनि को चूमता मसलता रहा। फिर मैंने अपनी अंगुली उसकी योनि में डाल दी तो वो चिन्हुक उठी। उत्तेजना से उसकी सांसें फूल रही थी और मैं उसकी योनि को बुरी तरह से चूम चाट रहा था। मेरा लिंग पत्थर की तरह सख्त हो गया। मैंने अपना लिंग उसकी योनि पर रगड़ना शुरू किया तो वो और जोर जोर से सिसकारी लेने लगी। थोड़ी ही देर हम दोनों एक दूसरे से बुरी तरह गुथे हुए थे कि तभी मैंने उसे झटके से छोड़ा और ऊंची शिला पर जा खड़ा हुआ। क्या हुआ मेरे मर्द? उसने अचरज से मुझे देखा। उसकी प्यासी निगाहें मेरे सख्त लिंग पर ही थीं। मैं बोला, मैं तेरे पास नहीं बल्कि तू मेरे पास आकर मिन्नतें करेगी यहां। मैंने शिला के नीचे आने का इशारा किया और कहा, तूने मुझे बहुत सताया है। अब तू मुझे अपने मादक स्तनों से रिझाएगी। तू अपने बदन और कामुक अदाओं से मुझे प्रसन्न करेगी। मेरे पैरों के नीचे गिरकर अपनी योनि के लिए सजा मांगेगी। तू मुझसे संभोग करने के लिए भीख मांगेगी। तू मेरी गुलाम बनेगी और मैं बनूंगा तेरा मालिक। तेरे लिए तो मैं 1000 बार मिन्नतें करने को तैयार हूं। आती हूं तेरे पास। डंकिनी उठी और शिला के पास आ गई। उसने मेरा लिंग थाम लिया और बेहिसाब चूमने लगी। मैं शिला के ऊपर था और वो नीचे। मैं नीचे झुका और उसके बाल पकड़ लिए। वो मुस्कुराई और मेरे पास आई। हम दोनों के होंठ मिले और जैसे बिजली कड़की और पल भर की देर में ही मैंने अपने गले में पड़ी रुद्राक्ष की माला उसके गले में डाल दी। अगले ही पल डंकिनी के हलक से कर्णभेदी चीख निकली। मेरे पिता सही कहते थे, जीतता वही है जो मुश्किल से मुश्किल हालात में अपने दिमाग का संतुलन नहीं खोता। मेरा अंदाजा सही निकला। किसने सोचा था कि 3 सालों पहले बनारस से ली गई यह साधारण सी माला इतना बड़ा काम कर जाएगी। रोज शाम को शिव भक्ति और हनुमान जी की पूजा काम आ गई थी। डंकिनी की चीखों से धरती और आकाश दोनों गूंज रहे थे। रुद्राक्ष की माला गर्म होकर लाल हो गई और थोड़ी ही देर में भस्म हो गई। मेरी अग्नि परीक्षा पूरी हुई, लेकिन अब चौंकने की बारी मेरी थी। डंकिनी घायल जरूर हुई थी पर बच गई और घायल नागिन की भांति फुफकारते हुए बोली, बस अब बहुत खेल हो गया। अब मैं तुझे दिखाऊंगी कि डंकिनी से टकराने वाले कैसी दर्दनाक मौत मरते हैं। वह उठी और नीचे से गीली मिट्टी उठाकर कुछ बनाने लगी। मेरी छठी इंद्री कह रही थी कि खतरा बहुत बढ़ गया है, पर इसे मारे बिना इस खतरे से निजात नहीं मिलेगी। ये देख लड़के, मैंने देखा तो उसने कुछ पुतला सा बनाया था मिट्टी से। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता। वह फिर बोली, अब मैं तुझे मेरी साधना की शक्ति दिखाऊंगी और तू तड़प तड़प कर मरेगा। उसने एक हाथ को चीरकर खून उस पुतले पर टपकाया और जैसे मेरे बदन में करंट लग गया। मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। तभी अचानक मेरे बाईं टांग में भयंकर दर्द हुआ और मैं चीख कर नीचे गिर पड़ा। मैंने डंकिनी की तरफ देखा तो वो पुतले की बाईं टांग में सलाई घुसा रही थी। जैसे जैसे वह सलाई पुतले की टांग में घुसा रही थी, मेरी टांग में दर्द बढ़ता जा रहा था। कैसा लग रहा है डंकिनी के हाथों मरने में? वह जोर से अट्टहास कर रही थी। तभी उसने सलाई मेरी दाईं टांग में घुसा दी और मैं दर्द से चीख पड्ढा। मैं घिसट कर उसके पास जा रहा था। मेरी दोनों टांगें टूट चुकी थीं। वो मेरे पास आई और बोली, अभी भी वक्त है, मेरा कहां मान जा, जिंदा रहेगा कुछ दिन और। मैंने मुंह फिरा लिया तो उसने गुस्से में मेरी बाईं बाजू में भी सलाई घुसा दी और मेरा बायां हाथ भी टूट गया। मुझे मेरा अंत सामने दिख रहा था, पर उससे ज्यादा दुहक इस बात का था कि मैं गौरी को बचा नहीं सका। डंकिनी मेरे ऊपर बैठ गई और बोली, तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। याद कर ले अपने भगवान को। सही में यह मेरा अंत ही था, पर मेरी आखिरी इच्छा थी कि गौरी की जान बच जाए और भगवान ही मेरा आखिरी सहारा थे। मैंने आंखें बंद की। इधर डंकिनी ने सलाई ली और पुतले के सीने में घुसाने लगी। सीने में एक तेज लहार दौड़ गई।
पर मैंने खुद को एकाग्र कर भगवान को याद किया। ये तुच्छ भटके हुए तांत्रिक थोड़ी सी सिद्धि पाते ही खुद को भगवान समझ लेते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि अगर सच्चे मन से भगवान को याद किया जाए तो चमत्कार जरूर होते हैं, और हुआ। इससे पहले डंकिनी की सलाई मेरे पुतले के सीने में जाकर मेरी धड़कनों को रोकती, उससे पहले एक जोरदार बिजली कड़की और डंकिनी नीचे गिर पड़ी। मैंने पलटकर देखा तो विवेक और मेरे बाकी दोस्त थे। विवेक की गोली सीधे डंकिनी के सिर में घुसी और इसके साथ इस रोमांचक और जोरदार कहानी का अंत कर गई। 3 महीने बाद एक चतुर नार, बद्धी होशियार, मेरे दिल में छेद ये करत जात, हम मरत जात। अरे ए बंद करो यह गाना नितिन। पूरे 6 महीनों बाद तुम्हारे पैरों का प्लास्टर कट रहा है। चुड़ैल ने तो तुम्हें मार ही दिया था। विवेक मेरी तरफ जूस बढ़ाते हुए बोला। जो भी हो यार, चुड़ैल थी बद्धी खूबसूरत, तुमने एक अच्छा मौका गंवा दिया। नितिन ने चुटकी लेते हुए कहा। सच में यार, उसने गलत आदमी को चुन लिया था। जो ऑफर उसने तुम्हें दिया था, अगर उसने मुझे दिया होता तो आज वो और मैं कहीं झिंगालाला कर रहे होते। नितिन के इतना कहते ही सब हंस पड़े। तभी डॉक्टर साहब आ गए। हेलो मिस्टर नरेंद्र, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? आई एम फीलिंग गुड, मैंने जवाब दिया। थोड़ी जांच के बाद डॉक्टर साहब चले गए और हम एक बार फिर बातों में मसरूफ हो गए। वैसे जिस तरह से तुमने डंकिनी का सामने किया वह काबिले तारीफ है, विवेक मेरी तरफ देखते हुए बोला। यह तुम्हारे बगैर संभव नहीं। अगर तुम सही वक्त पर उसे गोली नहीं मारते तो मैं भी एक रहस्य बन जाता। मैंने सबकी तरफ देखते हुए कहा। वैसे एक बात समझ में नहीं आई। मेरे सवाल का सब इंतजाम कर रहे थे। मैंने आगे कहा, उस घने जंगल में तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मेरे सवाल पर सब मुस्कुराए। फिर विवेक ने मेरी आंखों में देखकर कहा, हैरान होने के लिए तैयार हो जाओ दोस्त। हम लोग जंगल से बाहर निकल तो गए, पर तुम्हें छोड़कर जाने का इरादा नहीं था। जब तुमने हमें जाने को बोला तो पहले हम हैरान हुए, पर यह सोचकर कि हम तुम्हारे लिए मदद ला सकेंगे, हम चले आए। विवेक की बातें सुनकर सभी ख्यालों में खो गए। विवेक ने आगे कहा, वहां से बाहर निकलते ही हमें एक पुलिस चौकी दिखी, जहां काफी चहल पहल थी। शायद वहां के विधायक चौकी में आए थे। हमने पुलिस को सब बताया, पर यह हाईवे भुतही है कहकर उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की। हम विधायक के पास भी गए और मदद मांगी, पर वो तो और हरामखोर निकला। वो अपनी बीवी के सामने शेखी बघारने में व्यस्त उसकी बीवी अपने 3 लाख के हार पर इतना अकड़ रही थी कि मन कर रहा था कि दूं दोनों को 2 कंटाप। हमारी मदद के सब रास्ते बंद हो गए थे। तभी कानों में घंटे की आवाज गूंजी। सामने हनुमान जी का मंदिर था। अनायास ही हमारे कदम मंदिर की तरफ बढ़ गए। वह मंदिर क्या था, एक छोटे से 10 बाई 10 के करने में हनुमान जी की 3 फीट ऊंची मूर्ति रखी गई थी। मूर्ति बहुत ही पुराने जमाने की लग रही थी। पत्थर की बड़ी शिला को बड़ी ही मेहनत से महीनों तराशा गया होगा, तब जाकर यह मूर्ति बनी होगी। सिंदूर से रंगी प्रतिमा, पर जगह जगह दिए जलने की वजह से कालिख थी। मंदिर की बाईं दीवार पर गणेश जी और दुर्गा जी की मूर्तियां रखी हुई थीं। मंदिर की दाईं तरफ बड़ा बरगद का पेड़ था। सुबह के 5 बज रहे थे और मंदिर से आती घंटे की आवाज मन को सुकून दे रही थी। शायद पुजारी सुबह की आरती में व्यस्त था। अब क्या करें? नितिन के सवाल ने मेरा ध्यान भंग किया। ये हरामखोर पुलिस वाले तो हमारी सुनने को तैयार नहीं है, और उस विधायक को तो हाईवे का नाम सुनते ही जैसे सांप सूंघ गया हो। नितिन की बात सही थी और हमें जल्द ही कुछ करना होगा। हमें नरेंद्र को जल्द ही बचाना होगा। पता नहीं वो किसी खतरे में हो। सुनील की बात से मैं भी चिंतित था। तभी नितिन बोला, लेकिन कैसे? किससे मदद लें? कौन करेगा हमारी मदद? उस भुतहे हाईवे में कोई नहीं जाना चाहता, तो अब क्या भगवान जाएंगे हमारे दोस्त को बचाने? नितिन की बात पूरी होती इससे पहले एक दमदार आवाज मेरे पीछे से आई। क्यों नहीं जाएंगे भगवान? हमने पलटकर देखा तो पुजारी खड़ा था। बड़ी बड़ी आंखें, लंबे चेहरे पर बड़ी बड़ी रौबदार मूंछें, 6.5 फुट लंबी बलिष्ठ काया। वह सिर्फ नाम से पुजारी लगता था, देखने में तो वह पहलवान से कम नहीं था। किसी जमाने में प्रसिद्ध पहलवान रहा होगा। पुजारी हमारे पास आया और प्रसाद हाथ में देते हुए बोला, अगर सच्चे मन से पुकारो
तो भगवान को आना ही पड़ता है। ओ पंडित जी, ये प्रवचन देने का वक्त नहीं। हमारे दोस्त की जान खतरे में है और कोई हमारी मदद नहीं कर रहा है। नितिन पहले ही बहुत परेशान था और पुजारी की बातों ने उसे भड़का दिया। मैं प्रवचन भी सुपात्र को ही देता हूं और तुम्हें 7 जन्म लगेंगे इस लायक बनने में, पंडित जी ने भड़कते हुए कहा। बात बिगड़ती देख मैं बीच बचाव करते हुए बोला, पंडित जी इसे माफ कर दीजिए, हम सब परेशान थे इसलिए ये गलती हो गई। तुम समझदार लगते हो, क्या परेशानी है तुम्हें? पुजारी ने संयत होते हुए कहा। मैंने पुजारी जी को हमारी यात्रा की पूरी दास्तान सुनाई कि कैसे हमारा ड्राइवर खो गया और कैसे एक एक्सीडेंट की वजह से एक लड़की की मदद हमें करनी पड़ी। मैंने यह भी बताया कि हमारा एक दोस्त उस लड़की की सुरक्षा के लिए उसके साथ रुक गया है। पता नहीं हमारी दोस्त किस हाल में होगा, यही चिंता हमें खाए जा रही है। पुजारी जी ने पूरी बात बड़ी गंभीरता से सुनी, फिर सोचकर बोले, तुम्हारा सामना परामानवीय शक्तियों से हुआ था और उनसे ये पुलिस वाले तो क्या कोई भी नहीं जीत सकता? तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता सिवाय एक के। हमारी सवालिया नजर पुजारी पर थी। पुजारी ने आगे कहा, सिवाय भगवान के तुम्हारी मदद कोई नहीं कर सकता। देखा, मैंने कहा था ना, ये पुजारी हमारा वक्त बर्बाद कर रहा है। अब भगवान को कहां से लेकर आए मदद करने के लिए? नितिन बिफरते हुए बोला, पर इस बार पुजारी ने शांत होकर जवाब दिया, तुम्हारी मदद ना तो पुलिस ने की और ना ही उस नेता ने मानी सकी। और जब मदद के सारे रास्ते बंद हो गए हैं तो एक बार भगवान को याद करने में हर्ज क्या है? इससे पहले नितिन कुछ कहता, मैं बोला, पुजारी जी, हमें हमारा दोस्त सही सलामत चाहिए। अगर भगवान हमारी मदद कर सकते हैं तो वो ही सही। हमें क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस सच्चे मन से भगवान को याद करो। हमारे पास वैसे भी कोई रास्ता नहीं था। आंखें बंद की और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, मैं नहीं जानता कि आपका अस्तित्व है भी या नहीं। मैं ये भी नहीं जानता कि आप हमें सुन सकते हैं कि नहीं, पर अगर आप हमें सुन सकते हैं तो प्लीज हमारी मदद कीजिए। पता नहीं कितनी देर मुझे हो गई थी ऐसे ही बैठे कि तभी नितिन की हंसी ने मेरा ध्यान भंग किया। हाँ हाँ हाँ, एक और मार मेरी तरफ से अकड़ रहा था। मैंने पलटकर देखा तो विधायक की पत्नी कुर्सी से नीचे गिरी हुई थी। उसका गाल लाल था, जैसे किसी ने उसे जोरदार थप्पड़ लगा दिया हो। पर किस में इतनी हिम्मत थी कि एक विधायक की बीबी पर हाथ उठा सके? थोड़ी देर में ही मैं सारा माजरा समझ गया। थोड़ी देर पहले वह बंदरों को चने खिला रही थी। शायद किसी बंदर ने किसी बात से चिढ़कर उसे थप्पड़ जड़ दिया था। जो भी था, मुझे भी बड़ा मजा आया। सारे पुलिस वाले बंदरों को भगाने में लगे थे, पर बंदर तो जाने से रहे। उस अंगूठा छाप बंदर को क्या पता कि विधायक क्या होता है। तभी एक बंदर विधायक की पत्नी के पास आया और उसका 3 लाख का हार लेकर भाग गया। अब तो जैसे विधायक पर द्वारा चढ़ गया, वो खिसियाते हुए पुलिस वालों पर चिल्लाने लगा। हमारी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी कि तभी मुझे कुछ याद आया। दीपक, ये बंदर उधर ही जा रहे हैं जहां से हम आए हैं, राइट? दीपक ने देखा और बोला, हाँ, ये वहीं जा रहे हैं। चलो चलते हैं, शायद अब ये हमारी मदद कर दें। हम फटाफट गाड़ी में सवार होकर उसी दिशा में भागे। तब तक पुलिस की कई जीप भी हमारे पीछे पीछे आ गई। बंदरों का पीछा हम कर रहे थे और हमारे पीछे पुलिस की जीप आ रही थी। जो भी हो, भगवान ने हमारी मदद कर ही दी। बंदर इतनी तेज भाग रहे थे कि हमारी गाड़ी जब तक एक तक पहुंचती तो वह हार दूसरे बंदर को फेंक देता था और फिर हम दूसरे का पीछा कर रहे थे। थोड़ी देर में बंदर हाईवे छोड़कर जंगल में घुस गए और हम भी बिना सोचे समझे उनका पीछा करते हुए जंगल में खो गए। अब क्या करें? नितिन बोला, हम भटक गए हैं, नरेंद्र तक कैसे पहुंचे? श्श्श, कोई आवाज आ रही है। दीपक कान लगाकर सुनने की कोशिश करने लगा, फिर एक तरफ इशारा करते हुए बोला, उधर। हम सब उसी दिशा में भागे। चीखों की आवाज तेज होती जा रही थी और थोड़ी ही देर में हमने तुम्हें ढूंढ लिया। तुम्हारी दोनों टांगें टूट गई थीं और वो खूबसूरत चुड़ैल किसी पुतले में कुछ घुस्सा रही थी जिसका असर तुम पर हो रहा था। मैं समझ गया, उसने तुम पर अफ्रीकन काला जादू वुडू किया था और इसका तोड़ हम में से किसी के पास नहीं था। तुम्हारी जान बहुत बड़े खतरे में थी, पर किसी को कुछ सूझ नहीं रहा था क्या करें। तभी मुझे ध्यान आया
कि वुडू का सिद्धांत असल में तीव्र सम्मोहन है, जिसमें सामने वाला व्यक्ति सम्मोहित सा हो जाता है और उसी की वजह से पुतले पर किए गए वार का असर उस व्यक्ति पर होता था। तुम्हें बचाने के लिए कुछ तो करना था, वो भी जल्दी। तभी मुझे कुछ ध्यान आया और मैं बंदूक निकालकर उस चुड़ैल पर 3 फायर किए और वो गिर गई। 2 फायर मिस हुए थे, पर तीसरा उसकी खोपड़ी में छेद कर गया। सुबह के 6 बज रहे थे और सूरज की पहली किरण के साथ ही इस भयानक रात का अंत हो गया। साथ ही साथ अंत हो गया उस अभिशाप का जिसने इसे मौत का हाईवे बना दिया था। तुम 2 हफ्ते तक बेहोश रहे, फिर 1.5 महीनों तक तुम खुद को भी नहीं पहचान पा रहे थे। हम सब तो उम्मीद खोने लगे थे, पर वो देवी की तरह तुम्हारी सेवा में लगी रही। दिन रात उसने एक कर दिया तुम्हें मौत के मुंह से खींच कर लाने में। आखिरकार उसकी मेहनत रंग लाई और धीरे धीरे तुम्हारी हालात सुधरती गई और आज हम यहां हैं। जानते हो उसका असली नाम क्या है? मैंने प्रश्न भरी निगाहों से विवेक की तरफ देखा और पूछा, उसका असली नाम क्या है? विवेक ने एक नजर सभी दोस्तों को देखा जो इस समय उस प्राइवेट वार्ड में थे, फिर बोला, डंकिनी। मैं तो जैसे 4 फुट ऊपर उछल गया। क्या? ये नहीं हो सकता। उसका नाम डंकिनी नहीं हो सकता। उसका नाम डंकिनी ही है नरेंद्र। विवेक बीच में ही बोला, पर यह कैसे हो सकता है? तुमने उसे ठीक माथे पर गोली मारी थी, फिर वो बच कैसे सकती है? मेरी हैरानी बढ़ती जा रही थी। मेरे ख्याल से इसका जवाब तुम्हें डंकिनी बेहतर दे सकती है। डंकिनी। दरवाजा खुला और डंकिनी अंदर आई। उसे देखते ही मेरी आंखों में नफरत का तूफान उमड़ने लगा। इससे पहले मैं उसकी गर्दन तक पहुंचता मेरे दोस्तों ने मुझे उठने से रोका। पहले इसकी बात तो सुन लो नरेंद्र, वरना बाद में तुम पछताओगे, विवेक ने मुझे रोकते हुए कहा। इससे ज्यादा पछताने के लिए कुछ नहीं बचा है। इसने गौरी को तो मार ही डाला था। कोई भी औरत किसी लड़की के साथ वो नहीं करेगी जो इसने किया। इसने भैरव को गौरी की इज्जत लूटने के लिए छोड़ दिया, और अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो वो राक्षस गौरी के बदन को नोच खाता। मेरी आंखों में खून उतर रहा था और ये देख विवेक ने डंकिनी को बाहर जाने का इशारा किया और वो रोती हुई बाहर चली गई। मैं तुझे मार दूंगा, तू दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाए, पर मैं तुझे ढूंढकर मार डालूंगा। मैं अभी भी बड़बड़ा रहा था। क्या हो गया है तुम्हें? इसी लड़की की वजह से तुम्हारी जान बची है और तुम इसे ही मारना चाहते हो। विवेक झल्लाते हुए बोला, बचाना नहीं मारना चाहती थी, ये मुझे और कोई कसर छोड़ी भी नहीं थी। क्या तुम भूल गए? तुमने ही तो इसे गोली मारी थी। मैं गुस्से से पागल हो रहा था। मेरी बात सुनो, जो तुम देख रहे थे वो सही नहीं था, और ये समझने के लिए कि क्या हुआ था तुम्हें ठंडे दिमाग से काम लेना होगा। एक बार उसे अपनी बात कहने का मौका तो दो। विवेक मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था। आखिरकार मैं उसकी बात सुनने को तैयार हुआ, लेकिन मैंने लोडेड रिवॉल्वर अपने पास रखी थी कि चाहे जो हो जाए, अगर ये झूठ बोल रही है तो इसे वहीं गोली मार दूंगा, चाहे जो अंजाम हो। थोड़ी देर बाद डंकिनी कमरे के अंदर आई और मैंने रिवॉल्वर निकालकर उसे दिखाते हुए टेबल पर रखा और बोला, मैं नहीं जानता कि तुमने दोस्तों को क्या पट्टी पढ़ाई है, पर अगर तुम्हारा एक शब्द भी गलत निकला तो मैं तुम्हें शूट करने में जरा भी देर नहीं करूंगा। मेरे चेहरे पर सख्त रुख देखकर वो सहम गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए। विवेक मुझे रोकने के लिए उठा, लेकिन डंकिनी ने उसे रोक दिया। फिर बोली, मुझे मार दीजिए, मैं इसी के लायक हूं। फालतू की बकवास बंद करो और काम की बात करो। तुम बेगुनाह हो तो साबित करो या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। नरेंद्र, विवेक गुस्से से बोला, लेकिन मैंने बंदूक का रुख उसकी तरफ करते हुए कहा, वहीं बैठे रहो विवेक। मुझे मजबूर मत करो कि मैं सब भूलकर तुम्हें गोली मारने पर मजबूर हो जाऊं। ये लड़की तुम्हें बेवकूफ बना रही है। मैं सांप पर भरोसा कर सकता हूं, पर इस पर नहीं। नरेंद्र, एक बार इसकी बात सुन लो प्लीज, विवेक ने मेरी आंखों में देखकर कहा। मैंने गन नीचे रखी और बोला, कहो जो कहना है, पर उम्मीद मत करना कि मैं तुम्हारी बात का विश्वास कर लूंगा। डंकिनी ने हामी भरी और बोली, यह सच है कि मैंने ही गौरी को मारने की कोशिश की,
यह भी सच है कि गौरी के पीछे जो 3 लोग पड़े थे वो मेरे ही आदमी थे, पर तुमने जो देखा वह पूरा सत्य नहीं था। असल में मौत के हाईवे का अभिशाप मैं नहीं बल्कि गौरी ही थी। असल में मौत के हाईवे का अभिशाप मैं नहीं बल्कि गौरी ही थी। गौरी के पिता एक पुजारी थे और गौरी एक बहुत ही अच्छी लड़की थी। गांव के लड़के उसके पीछे पड़े रहते थे उसे देखने के लिए। 26 दिसंबर की वो सर्द रात थी जब उसके पिता को तेज बुखार था। वह बेचारी वैद्य जी के पास दवा लेने गई थी। दवा लेकर घर आते आते उसे काफी देर हो गई थी, इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से गौरी ने हाईवे वाला रास्ता पकड़ा, जो कभी सुनसान नहीं रहता था। पर आज न जाने उसे हाईवे पर डर लग रहा था। दिन रात चलने वाला हाईवे आज पूरा सुनसान था। ऐसा लग रहा था कि चांद भी डरकर अपना मुंह बार बार बादलों में छुपा लेता था। वह बेचारी डरी सहमी चली जा रही थी कि तभी एक गाड़ी आई और उसमें बैठे 5 लोग बैठे थे। गाड़ी गौरी के पास रुकी और उनमें से एक ने गौरी से पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकती हैं कि नोएडा जाने का यह सही रास्ता है कि नहीं? गौरी ने उसे देखा और कहा, हाँ साहब, ये सही रास्ता है। आप सीधा चले जाइए और आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। मंजिल तो हमारी मिल गई। तभी अंदर से कोई बोला तो गौरी बोली, कुछ कहा साहब आपने? नहीं, कुछ नहीं, धन्यवाद। ड्राइवर ने यह बोलकर गाड़ी आगे बढ़ा दी। काली रात में उमड़ते बादल और उनसे झांकता चांद इस रात को और भी डरावना बना रहे थे। मानो कह रहे हो कि कुछ तो बुरा होने वाला है आज। और उनकी ये चेतावनी गलत नहीं थी। लगभग 1 किलोमीटर आगे जाने पर गौरी को वही गाड़ी दिखाई दी जो खड़ी थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। अरे साहब, आप अभी तक यहीं रुके हैं, फिर रास्ता भटक गए हैं क्या? ड्राइवर बोला, हां गौरी जी, अब पता नहीं किधर जाए, हम यहां पहली बार आए हैं। गौरी हंसी और बोली, कोई बात नहीं साहब, आप यहां से सीधे चले जाइए और कहीं मुड़ना मत, तो आप सीधा वहीं पहुंचेंगे जहां आप जाना चाहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अगर आप बुरा ना माने तो क्या आप हमारे साथ कुछ दूर तक चल सकती हैं? हम भटकने से बच जाएंगे। हमारे दोस्त की बेटी का जन्मदिन है आज। उनमें से एक आदमी बोला, मेरा नाम विवेक है। 5 अजनबियों के साथ जाने में गौरी हिचक रही थी, इसलिए उसने बहना बनाते हुए बोला, आप चले जाइए साहब, मेरे बापू की तबीयत खराब है और मुझे ये दवाई लेकर घर जाना है। तभी उनमें से एक बोला, मैं खुद एक डॉक्टर हूं, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे बापू का इलाज कर सकता हूं। आखिर तुमने हमारी मदद की है। गौरी अभी भी हिचक रही थी। नहीं साहब, हमारे लिए आप अपना वक्त क्यों खराब करते हो? मैं ये वैद्य जी से काढ़ा ले आई हूं और बापू इससे ठीक हो जाएंगे। तुम भी क्या बात करती हो? अगर तुम्हारे बापू इससे ठीक नहीं हुए तो उनकी जान भी जा सकती है। तुम्हारा घर कहां है? हम वहां तक तुम्हें छोड़ देंगे और तुम्हारे बापू का इलाज भी कर देंगे। उसकी बात सुन गौरी सोच में पड़ गई। तभी बादल गरजे और जोरदार बारिश होने लगी। तभी उनमें से एक, जिसका नाम विवेक था, वो बोला, जल्दी करो, बारिश भी होने वाली है। अगर देर हो गई तो तुम्हारे बापू की जिंदगी खतरे में आ जाएगी। गौरी उनकी गाड़ी में बैठ गई और यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो गई। हेलो, हम पेशे से इंजीनियर हैं और ये मेरे दोस्त हैं। एक एक कर उसने सबसे परिचय करवाया, फिर बोला, तुम्हारा घर कहां है? जी वहां पहाड़ी के पास एक गांव है, बस वहीं पर मेरा घर है, गौरी ने मासूमियत से कहा। गाड़ी में बैठने से पहले बारिश शुरू हो गई थी, इसलिए गौरी का बदन भीग गया था। इसलिए ड्राइवर के बगल वाली सीट में हवा बहुत लग रही थी, जिससे उसे ठंड लग रही थी। ये देखकर वो बोला, लगता है आप काफी भीग गई हैं, यहां आ जाइए, नहीं तो आप खुद बीमार पड़ जाएंगी। गौरी अब पीछे वाली सीट में बैठ गई और एक लड़का आगे बैठ गया। पीछे अब गौरी के साथ 3 लोग बैठे थे। कुछ देर तो सब ठीक रहा, पर थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि ड्राइवर के बगल में बैठा आदमी उसे मिरर से घूर घूर के देख रहा था। इससे वो थोड़ी असहज हो गई तो उनका लीडर था, वो बोला, आप इधर आ जाइए। गौरी जॉन के बगल में बैठ गई। गौरी के सामने बैठे आदमी की नजरें उसके उभारों का साइज नाप रही थीं। उनके लीडर की नजर अब गौरी के बदन पर घूमने लगी।
बारिश ने उसका पूरा बदन भिगा दिया था, जिससे उसके कपड़ों से उसके अंग झलकने लगे। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सभी की आंखें उसके कपड़ों के अंदर झांक रही थीं। असहज होते हुए वह बोली, साहब, बस मुझे यहीं उतार दीजिए, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तभी उनमें से एक बोला, मैं डॉक्टर हूं, लाओ तुम्हारा चेकअप कर देता हूं। इतना कहते हुए उसने स्टेथोस्कोप निकालकर गौरी के सीने पर रखते हुए बोला, कहां दिक्कत हो रही है बताना। और इतना कहते हुए गौरी के मना करते करते उसने स्टेथोस्कोप सीधा बाएं स्तन पर रखकर दबाते हुए बोला, कुछ हो रहा है या नहीं? मुझे जाने दीजिए, मैं पैदल ही घर चली जाऊंगी, गौरी ने घबराते हुए कहा। अरे चेकअप अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो चेकअप शुरू हुआ है। यारो, मुझे समस्या की जड्डी एच मिल गई। समस्या इनके गीली चोली में है, चोली उतारनी पड़ेगी। इतना कहते ही गाड़ी के पीछे बैठे उन तीनों ने गौरी को पकड़ लिया। अरे, चोली उतारने में हम तुम्हारी मदद करते हैं। इसी के साथ उन तीनों के हाथ गौरी के बदन पर फिसलने लगे। वह बेचारी बार बार मिन्नतें कर रही थी, लेकिन उन पर उसकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। वो बेदर्दी से उसके अंगों को मसलने लगे। अरे, क्या अकेले ही मजे लोगे इसके? ड्राइवर के बगल में बैठा वो शख्स बोला, अरे नहीं, तुम भी आ जाओ, साथ में मिलकर सुहागरात मनाते हैं। उनका लीडर गौरी के बावें स्तन को जोर से मसलते हुआ बोला, भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए, मेरे बापू बीमार हैं, मर जाएंगे। गौरी रोते हुए बोली, यार, ये गांव वाले अपनी लड़कियों को क्या खिलाते हैं, चोली तो देख इसकी, साली जवानी आ नहीं रही है चोली में, चलो चोली फाड़ देते हैं। सुनसान हाईवे की उस काली रात में कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देता था। आंधी और तेज बारिश की वजह से 1 मीटर से ज्यादा कुछ दिखाई नहीं देता था। बीच बीच में कड़कती बिजली की वजह से पूरा जंगल कांप जाता था। सभी जीव जंतु भी डर से अपने बिलों में घुसे हुए थे। दिसंबर की उस सर्द रात में बेमौसम बरसात और घुप्प अंधेरे की वजह से जंगल और भी डरावना हो गया था। इसी अंधेरे के बीच कोई बेतहाशा भाग रहा था। उसे रास्ते के पत्थरों के टकराने से लगी चोटों की कोई परवाह नहीं थी। वह तो बस भाग जाना चाहती हो उस जंगल से, उस भयानक रात से, और हो सके तो उन हैवानों से जो उसकी इज्जत लूटना चाहते थे। गौरी की सांस धौंकनियों की तरह चल रही थी। ना जाने कितनी देर से भाग रही थी वो, और अब उसके पैर जवाब देने लगे थे। पीछे वो 5 शैतान शिकारी कुत्तों की तरह उसके पीछे पड़े हुए थे, और गौरी किसी हिरनी की तरह अपना अस्तित्व बचाने में लगी थी। पर वो शिकारी कुत्ते 5 थे और वो एक अकेली। यह उनका पहला शिकार नहीं था। इससे पहले भी वो लोग न जाने कितनी लड़कियों का शिकार कर चुके थे, और आज गौरी की बारी थी। गौरी भागते हुए एक गुफा के पास जाकर छुप गई। थोड़ी ही देर में वो 5 वहां आ गए। कहां गई वो छमिया? उनमें से एक बोला। गौरी एक चट्टान के पीछे छुपी हुई थी। यहीं कहीं होगी वो, कहां बचकर जाएगी हमसे? दूसरा आदमी बोला। तूफान के साथ घनघोर बारिश की वजह से काफी ढूंढने के बाद भी चट्टान के पीछे छुपी गौरी उन्हें दिखाई नहीं दी। तभी उनमें से एक बोला, लगता है चिद्दियां निकल गई हाथ से। ये सब इसकी गलती है, अगर ये लड़की को नहीं छोड़ता तो वो हाथ से ना निकलती। दूसरे ने लीडर की तरफ देखकर कहा, छोड़ना यार, ऐसी लड़कियां और भी मिलेगी, चलो यहां से चलते हैं। साला सारा मजा किरकिरा हो गया, लीडर बोला, और वो सब वापस जाने को हुए कि तभी जोर से बिजली कड़की और गौरी की सिसकारी निकल गई, जो लीडर ने सुन ली। चिद्दिया कहीं नहीं गई है, ठीक से ढूंढो, उनके लीडर ने कहा। आज गौरी की किस्मत इस बेरहम मौसम के ऊपर है। तूफानी मौसम के अंधेरे और बेतहाशा होती बारिश की वजह से लाख ढूंढने के बाद भी गौरी उन शैतानों को नहीं दिखी। आज ये तूफानी मौसम गौरी को अच्छा लग रहा था, क्योंकि यही उसे छुपने में मदद कर रहा था। शायद गौरी की किस्मत उसका साथ दे रही थी। शायद वह मासूम लड़की उन बेरहम दरिंदों के चंगुल में पड़ने से बच जाएगी। यह सोचकर उसके मन में उम्मीद की किरण जाग उठी। बस और नहीं, हम ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकते उस लड़की के लिए, उसे छोड़ो और निकलते हैं यहां से। लीडर की ये बातें सुनकर गौरी की जान में जान आई।
लीडर चट्टान के ऊपर खड़ा था और उसी के नीचे वह लड़की छुपी थी, पर घुप अंधेरे ने उसे छुपा रखा था। जैसे ही लीडर वापस जाने को मुड़ा, एक जोरदार बिजली कड़की, जिससे पूरा जंगल पल भर के लिए रोशनी से नहा गया और ये एक पल गौरी की सभी उम्मीदों के दियों को बुझाकर चला गया। उन दरिंदों ने उसे ढूंढ लिया। गौरी की इज्जत बचाने वाला अब कोई नहीं था। उन पांचों हैवानों ने गौरी के जिस्म के साथ खेलना शुरू किया। गौरी का बदन उन पांचों के बीच पीसा जा रहा था, कभी इस हाथ तो कभी इस हाथ। उन सब के हाथ गौरी के हर अंग को बेदर्दी से मसल रहे थे। तभी लीडर का हाथ गौरी की चोली की तरफ बढ़ा। गौरी ने भागने की कोशिश की, पर सब बेकार था। उसकी सिसकियों से पूरा जहां गूंज रहा था। लीडर के हाथ गौरी की चोली के अंदर यहां वहां घूम रहे थे कि तभी उसने लड़की की चोली फाड़ दी। खट 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 करके उसकी चोली के सारे बटन इधर उधर टूट के बिखर गए। वो सब गौरी के निर्वस्त्र स्तनों को बेदर्दी से मसल रहे थे, जिसके दर्द से गौरी की चीखें आसमान को फाड़ने को बेताब थे। थोड़ी ही देर में गौरी का घाघरा भी उसके बदन से जुदा हो गया और उस तूफानी रात में बारिश में भीगती निर्वस्त्र लड़की को खा जाने को बेताब थे वो कमीने। रोती क्यों है मेरी रानी? तेरा चीर हरण तो हमने कर ही दिया है। एक बार हमें खुश कर दे, तुझे रानी बनाकर रखेंगे। लीडर लार टपकाते हुए बोला। तभी दूसरे आदमी ने उसकी हां में हां मिलाते हुए कहा, हां, तू हमारी द्रौपदी है और हम तेरे 5 पति। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूं, मुझे जाने दीजिए। गौरी ने आखिरी बार विनती की, पर शैतानों पर विनती का असर हुआ है। कभी जो अब होता। साली, तुझे एक बार में बात समझ नहीं आती। अब हम तुझे अपनी रखैल बनाकर रखेंगे। लीडर तमतमाते हुए बोला, तुझे हमारे बच्चों की मां बनाएंगे। दूसरा बोला। इतने में लीडर बोला, नहीं, उससे भी बुरा होगा तेरे साथ। अगर हमारी बात चुपचाप मान लेती तो हम तुझे छोड़ देते और बहुत पैसा भी देते, लेकिन अब नहीं। अब हम नहीं, पूरा शहर तुझ पर पैसा लुटाएगा। अब तू हर मर्द का बिस्तर गर्म करेगी। रोज रात को तू एक नए मर्द के साथ होगी और वो तेरे साथ वही करेगा जो हम करने वाले हैं। लीडर का इशारा पाते ही दो ने उसके हाथ पकड़कर जमीन हर फैला दिए। उधर दो ने गौरी की मांसल टांगे फैला दी। लीडर ने अपनी पैंट उतारकर 2000 रुपए निकाले। अपनी अंडरवियर निकालने के बाद लीडर गौरी के निर्वस्त्र बदन पर पैसे फेंकते हुए बोला, शहर की सबसे बड़ी रंडी बनेगी तू। रंडी, और इसकी शुरुआत होती है आज से। आज के बाद तू हमारी सूरत कभी नहीं भूलेगी। बचाओ, चा। अंतिम सांस तक वो पुकारती रही कि शायद कोई उसे बचाने आ जाए। जिस हैवानियत के साथ एक कुंवारी लड़की का उन पांचों ने बलात्कार किया था, उससे तो कुदरत जैसे क्रोध में आ गई थी। बारिश और तूफान की उस मनहूस रात की सुबह नहीं हुई। उस प्राइवेट वार्ड में सब चुप थे। मेरी आंखें जल रही थीं और जैसे ही मैंने आंखें बंद की तो आंसुओं की एक बूंद उनसे टपक पड़ी। थोड़ी देर में मैं संयत होते हुए बोला, उस लड़की के साथ बहुत ही अन्याय हुआ है। डंकिनी, तुमने हमारी मदद की है। तुम सच बोल रही हो। इतना सुनते ही डंकिनी के गालों पर खुशी की लाली छा गई। मेरी बात पूरी नहीं हुई है। मैंने डंकिनी को बीच में रोकते हुए कहा, तुम सच बोल रही हो, यह मानने का मेरा मन कर रहा है, पर तुम झूठ बोल रही हो। क्या बात कर रहा है यार? मुझे लगता है ये सच बोल रही है। नितिन के सवाल से सबकी नजर मुझ पर आ टिकी। अभी पता चल जाएगा कि ये सच बोल रही है या नहीं। डंकिनी, तुम्हारी कहानी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं और उनका जवाब दिए बगैर तुम्हारी किसी भी बात पर भरोसा करना असंभव है। मेरी बातों से डंकिनी के चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। तभी विवेक ने स्थिति संभालने की कोशिश करते हुए कहा, कमोनन यार, वो झूठ क्यों बोलेगी? तभी डंकिनी ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, रहने दो विवेक। मैं जानती थी कि तुम्हारे दोस्त आसानी से मेरी बातों का भरोसा नहीं करेंगे। मेरी तरफ मुंह करते हुए वह बोली, पूछो जो तुम्हें पूछना है। मैं तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने को तैयार हूं। मेरे होठों पर मुस्कान थी। वो तैयार थी और मेरे सवाल भी। सवाल नंबर 1, तुम्हारे हिसाब से यह दुर्घटना 40 साल पहले घटी थी,
लेकिन तुम इस घटना को इतनी बारीकी से कैसे जानती हो? 40 साल पहले हम में से कोई भी पैदा नहीं हुआ था, और अगर तुम कोई चुड़ैल नहीं हो तो तुम्हारा जन्म भी इस घटना के कई सालों बाद हुआ होगा। ऐसा तो तभी हो सकता है जब या तो तुम्हारे पास गौरी की पर्सनल डायरी हो। गौरी पढ़ी लिखी भी थी कि नहीं ये भी पता नहीं है, और एक पल को ये मान भी लें कि गौरी अपने जीवन से जुड़ी हर बात लिखती हो, तब भी गौरी की डायरी में इस घटना का कोई जिक्र नहीं हो सकता, क्योंकि सबकी नजरें मेरी तरफ थीं। क्योंकि मुर्दे डायरी नहीं लिखते। गौरी तो उसी रात मर गई थी और ये राज उसके साथ ही दफन हो गया होगा। फिर भी तुम्हें इस घटना के बारे में इतना पता है जैसे तुमने खुद ये मंजर देखा हो, जो संभव नहीं है। इसका एक ही मतलब है कि ये कहानी तुम्हारे शैतानी दिमाग की उपज है। हॉस्पिटल में मौजूद उस प्राइवेट वार्ड में सन्नाटा पसरा हुआ था। मेरी बात ने सबको सोच में डाल दिया था। तुम सही हो। सबकी नजर गौरी पर आ टिकी। वो आगे बोली, ये घटना 40 साल पहले हुई थी और उस समय मैं तो पैदा भी नहीं हुई थी। तुम सही कह रहे हो, गौरी कोई डायरी नहीं लिखती थी, पर एक डायरी थी जो मेरे दादाजी लिखते थे। वो एक जाने माने तांत्रिक और ज्योतिषी थे। जिस जगह गौरी की अस्मत लूटी गई वो गुफा मेरे दादाजी का साधना स्थल थी। उस दिन मेरे दादाजी नोएडा में एक गांव के सरपंच के घर गए थे। उनकी बहू को कोई ऊपरी बाधा थी। वहां से जब दादाजी लौटे तो उन्हें गुफा के आसपास अजीब सी ऊर्जा का एहसास हुआ। थोड़ी ही देर में वो समझ गए कि क्या हुआ था। उस दिन के बाद से दादाजी बीमार रहने लगे। दादाजी गौरी की मदद करना चाहते थे, पर उनकी यह विद्या उनके साथ ही लुप्त होने वाली थी। उन्हें किसी शिष्य की जरूरत थी जो उनके अधूरे काम को कर सके। करीब 15 सालों तक दादाजी इस राज्य को लेकर मन ही मन कुढ़ते रहे। फिर मेरा जन्म हुआ। उम्र बढ़ने की वजह से उनकी साधना में मैं मदद करने लगी और मुझे दादाजी की क्रियाओं में दिलचस्पी होने लगी। धीरे धीरे मैंने दादाजी की सभी विद्याओं में महारत हासिल कर ली, पर दादाजी की उदासी और बीमारी की वजह के बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। शायद दादाजी फैसला नहीं कर पा रहे थे कि मुझे उस खतरनाक राज के बारे में बताएं या नहीं। एक रात दादाजी ने मुझे पास बुलाया। उस दिन उनकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी। मेरे माता पिता किसी शादी में गए हुए थे और रात को नहीं आने वाले थे। क्या हुआ दादाजी? मैंने पूछा, पर दादाजी कुछ बुदबुदा रहे थे। शायद कोई मंत्र पढ़ रहे थे। उनके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। बेटी। हां दादाजी, मेरी चिंता बढ़ रही थी। जाने का वक्त आ गया बेटी। दादाजी बोल ही रहे थे कि मैंने उनकी बात काटते हुए कहा, ऐसा मत कहिए दादाजी, आपको कुछ नहीं होगा। मुझ पर एक एहसान करेगी? दादाजी की आंखों में आंसू थे। आज्ञा दीजिए दादाजी, आपने मुझे यह सब सिखाया है। मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। ये मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? दादाजी बोले। पल भर के लिए तो मैं भी स्तब्ध रह गई, फिर ठठाकर जोर से हंस पड़ी। दादाजी इस स्थिति में भी मजाक कर लेते हैं और इसी वजह से मेरी और दादाजी की खूब बनती थी। फिर वो गंभीर होकर बोले, बेटी। हां दादाजी, आप कुछ कहना चाहते हैं मुझसे? प्लीज बताइए ना। मैं बेचैन होते हुए बोली। दादाजी थोड़े हिचके, फिर बोले, बेटी, मैंने तुम्हें मेरी सारी विद्या सिखाई। अगर बदले में कुछ मांगू तो देगी? मैं थोड़े अचरज से बोली। हां दादाजी, बोलिए ना, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूं? बेटी, मेरे दिल पर एक बोझ है, एक कर्ज है जो मैं नहीं चुका पाया। तू मेरी मदद करेगी? दादाजी खांसते हैं बोले। हां दादाजी, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूं। प्लीज बताइए मुझे क्या करना होगा। मैंने जवाब दिया। उधर मेरी अलमारी की दराज में एक किताब लेकर आ बैठी। उन्होंने एक तरफ इशारा किया। मैंने अलमारी की दराज खोलकर एक छोटी सी किताब निकाली और दादाजी को थमा दी। थोड़ी देर तक दादाजी उस किताब के पन्ने पलटते रहे। फिर एक छोटा सा कागज का टुकड़ा किताब के बीच से निकालकर मुझे दिया और बोले, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहा हूं बेटी, इसे ठीक से निभाना। उसके साथ बहुत गलत हुआ है। उसे मुक्ति देनी होगी। किसे मुक्ति देने की बात कर रहे हैं दादाजी? मैंने पूछा तो वो आंखें बंद करते हुए बोले, सब पता चल जाएगा बेटी।
ये कागज का टुकड़ा तुझे तेरी मंजिल तक पहुंचाएगा। वो दादाजी के आखिरी शब्द थे। दादाजी ने मुझसे कुछ मांगा था और मुझे हर हाल में उनकी अंतिम इच्छा पूरी करनी थी। उस कागज के टुकड़े में एक छोटा सा नक्शा था, किसी जगह का जो नोएडा से 120 किलोमीटर दूर एक जंगल में था। ठीक 1 महीने बाद मैं उस जगह की खोज में निकल पड़ी। मेरी यात्रा सामान्य थी, पर अंतिम 50 किलोमीटर बहुत मुश्किल से पार हुए। जिसे देखो वो ही उस हाईवे तक जाना ही नहीं चाहता था। एक टैक्सी ड्राइवर से मैंने जाने को कहा तो वो अपनी गाड़ी छोड़कर ऐसे भागा जैसे मैंने किसी भूत महल जाने की बात कर दी हो। थोड़ा आसपास के गांव से पूछने पर पता चला कि वो हाईवे भुतही है और न जाने कितनी दुर्घटनाएं वहां हो चुकी थीं। आलम तो ये था कि पिछले 20 सालों में कम से कम 50 लोग लापता हो गए थे। मेरे दिल में डर की लहर दौड़ गई। दादाजी को ऐसी जगह में न जाने कौन सा काम था। सबने मुझे वहां जाने से रोका, पर मैं अपना वचन नहीं भुला सकती थी। काफी कोशिशों के बाद मैं उस जगह पहुंची जहां दादाजी ने कहा था। यह जंगल के बीचों बीच ऊंचाई पर एक छोटी सी गुफा थी, जिसके चारों तरफ जंगल इतना घना था कि दिन में भी डर लगता था। अजीब सी शांति थी वहां, बड़ा ही अजीब सा सन्नाटा फैला हुआ था वहां। पता नहीं क्यों मेरा दिल वहां पर जोर जोर से रोने को क्यों कर रहा था। मैं गुफा के अंदर गई। ये मेरे दादाजी की साधना का गुप्त स्थान था। अब मुझे समझ आया, जब दादाजी अचानक ही कई कई दिनों के लिए गायब हो जाते थे। पर दादाजी ने मुझे यहां क्यों भेजा? क्या कोई राज दफन है यहां? मैं उस जगह की तलाशी लेने लगी तो एक छोटे से संदूक में एक छोटी सी डायरी मिली। ये दादाजी की डायरी थी। दादाजी डायरी भी लिखते थे, ये उन्होंने कभी बताया नहीं। मैं घर वालों को बताकर आई थी कि सहेली की शादी में जा रही हूं और 2-3 दिनों बाद लौटूंगी। मैंने अपनी एक सहेली का नंबर देकर उसे समझा भी दिया, अगर घर से फोन आए तो क्या करना है। शाम घिर आई थी। आज का दिन तो निकल ही गया था, पर फिर भी मेरे पास पूरे 2 दिन थे दादाजी की डायरी पढ़ने के लिए। मैंने अपना सामान जमाया, खाने पीने का सामान रखा और शुरू हो गई दादाजी की डायरी को पढ़ने के लिए। दादाजी की डायरी का पेज ना 1। आज मैं बहुत खुश हूं। मेरे घर में एक नन्ही से गुड़िया आई है। मेरी पोती बहुत प्यारी है। आखिर इतने सालों बाद मैं खुश हुआ हूं। मेरा बरसों से चला इंतजार अब खत्म होने को है। दादाजी की डायरी का पेज ना 35। आज मैं और मेरी पोती बहुत खेले। पौधों में पानी डालते हुए उसने मुझे पूरा भिगो दिया। पूरी की पूरी शरारती है ये गुद्धिया। मैं भी उसे भिगोने के लिए दौड़ा तो वो भाग गई। हाँ। दादाजी की डायरी पढ़कर मुझे बहुत मजा आ रहा था। मैं पन्ने पर पन्ने पलटती रही कि तभी एक पन्ने पर आकर मेरी खुशी गायब हो गई। दादाजी की डायरी का पेज ना 203 1970 शनिवार। आज मैं जब से यहां आया हूं बड़ा अजीब लग रहा है। पूरा माहौल बदला हुआ था। अजीब सी नकारात्मकता फैली हुई है यहां। कुछ तो गलत हुआ है यहां। जो भी हो मुझे पता करना पड़ेगा। दादाजी की डायरी का पेज ना 211 1980 रविवार रात 4 बजे जब से मैं यहां आया हूं बड़ा अजीब सा लग रहा है। हमेशा मेरी साधना से पवित्र यह जगह मानो किसी मनहूसियत का शिकार हो गई है। कई बार तो ऐसा लगा जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। किसी लड़की की दर्द भरी कराह लगातार आ रही है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि शायद यह मेरी डायरी का आखिरी पेज है। दादाजी की डायरी का पेज 223 1980 रात के 3 बज रहे हैं और मैं अभी भी उस सपने के बारे में सोच रहा हूं जो मुझे पिछली 3 रातों से जगा रहा है। सपने में कोई लड़की चीख रही थी। उसकी चीखें बड़ी दर्दनाक थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे जिंदा ही खा रहा था। मैंने टार्च संभाली और गुफा के बाहर आया तो आसमान एकदम काला अंधेरा था। दूर दूर तक सितारों का कोई नामो निशान ना था। पास में ही मेरी धूनी अभी भी जल रही थी। अचानक ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैंने पलटकर देखा तो कोई नहीं था। मैंने अपना रक्षा कवच मंत्रों से सक्रिय कर लिया। मेरा मंत्र पाठ जारी ही था कि किसी के जोर से चीखने की आवाज आई। सहसा ही मेरे कदम उस तरफ बढ़ चले। मैंने कुछ उड़द के दाने अभिमंत्रित कर रखे थे जो ऐसी प्रेत माया का अंत कर सकते थे। लड़की की दर्दनाक चीखें लगातार गूंज रही थीं। अचानक मैंने टार्च की रोशनी जमीन पर डाली तो एक लड़की का हाथ दिख रहा था। शायद कोई उसे मारने के इरादे से
यहां साया और जिंदा ही दफनाकर चला गया। मैं आगे बढ़ा और लड़की का हाथ पकड़कर निकालने की कोशिश की तो लड़की का कटा हाथ निकला। उससे पहले मैं अभी समझने की कोशिश कर ही रहा था कि कहीं से कुछ चपर चपर की आवाज आने लगी। 2 खूंखार भेड़िए लड़की के दूसरे हाथ को नोच नोच कर खा रहे थे। हाथ पूरा खून से सना हुआ था और जमीन में सीधा ढंसा हुआ था। हाथ से खून निकलकर नीचे मिट्टी में मिल रहा था। सर्द रात में 2 स्याह भेड़िए और उनकी खूनी लाल आंखें बड़े भयानक लग रहे थे। अगर मैं तांत्रिक ना होकर कोई साधारण इंसान होता तो कब का मेरा दिल धड़कना बंद कर देता। मुझे देखकर खूंखार भेड़िए गुर्राते हुए मेरी तरफ लपके। मैं पीछे हटा और अभिमंत्रित उड़द के दाने फेंके तो दोनों भेड़िए तड़प कर पीछे हटे। मैंने आगे बढ़ने के लिए कदम बढ़ाया तो मेरे पैर जमीन से चिपक से गए। 2 हाथ जमीन फाड़कर निकले और मेरे पैरों को जकड़ लिया। अचानक जमीन में गड़ा हाथ कांपने लगा। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता, हाथ के साथ साथ एक लड़की का सड़ा गला शरीर जमीन फाड़कर निकला। वो मेरी तरफ बढ़ी। उसके दोनों हाथों को भेड़िए चबा गए। मैं कुछ पकड़ भी नहीं सकता था। धीरे धीरे वो मेरे पास आई और मेरे कान में बोली, ला। मेरी आंखें खुल गईं। शुक्र है यह एक सपना था। पर उसने मुझे मारा क्यों नहीं? शायद उसकी कोई इच्छा अधूरी है। अब वक्त आ गया है इस सपने के पीछे का सच जानने का। आज की रात फैसले की रात होगी। डायरी का पेज ना। 223 दिन भर से मेरी साधना जारी है। मेरी तैयारी पूरी हो गई है और अब उस शैतानी शक्ति के बारे में पता चल ही जाएगा जिसने मेरे साधना स्थल को दूषित किया। पता नहीं वो लड़की कौन थी। क्या वो मेरी मदद चाह रही थी या वो भी कोई माया थी? रात के 10 बजे हैं और मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। पूजा का सामान तैयार है। मैंने मां का नाम लेकर अपनी अलख जला दी। मां का आह्वान करने के बाद भोग दिया और पूरी गुफा को अभिमंत्रित करने के बाद मैंने अपना रक्षा कवच धारण कर लिया। अपने चारों ओर रक्षा घेरा बनाकर मैंने अपनी साधना शुरू की। जैसे जैसे आहुति पड़ रही थी, पूरी गुफा में पवित्रता लौट रही थी। अभी 11 आहुतियां ही हुई थीं कि पूरी गुफा में अजीब सी हलचल शुरू हो गई। कोने में रखा पानी का मटका अपने आप गिर पड़ा। अलमारी में रखी मेरी किताबें बाहर गिरने लगीं। कुछ किताबों में तो आग भी लग रही थी। जैसे जैसे मेरी आहुति पड़ती जा रही थी, हलचल और बढ़ती जा रही थी। आखिरकार एक तेज हवा का झोंका आया और गुफा की सारी मशालें बुझ गई। सिर्फ मेरी धूनी ही जल रही थी। आखिरकार मैंने कहा, अगर तुम्हारा मन भर गया हो तो बात करें। कौन हो तुम? मैंने सवाल किया, पर जवाब नहीं आया। बदले में कोने में रखा बड़ा सा संदूक बड़ी तेजी के साथ उछलकर छत से टकराया और नीचे गिर गया। तो तुम नहीं मानोगी, मैं फिर बोला। क्यों आई हो यहां? यह मेरा साधना स्थल है। इतना सुनते ही वो मेरी तरफ झपट्टी, पर मेरे रक्षा घेरे से तड़प कर दूर हो गई। रात के 12 बजे थे और इस सन्नाटे में उस अंधेरी गुफा में मेरी आवाज गूंज रही थी। इससे पहले मैं दूसरी बार आवाज लगता तभी उसने जवाब दिया, मैं आई नहीं हूं, लाई गई हूं। कौन लाया है तुम्हें? क्या चाहती हो? मैंने पूछा। बदला। उसकी आवाज भारी हो रही थी, जैसे रोने वाली हो। मुझे अंदर से लगने लगा कि यह कोई शैतानी शक्ति नहीं हो सकती। ये कोई भटकी हुई आत्मा है जो मुक्त नहीं हो पा रही है। किससे बदला चाहती हो और क्यों? कोई जवाब न पाकर मैंने नरमी से कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, पर उसके लिए तुम्हें मुझे बताना होगा कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ। मेरा इतना पूछते ही वो जोर से चीखी कि पूरा जंगल दहल गया। थोड़ी देर के लिए तो मुझे भी अपने कान बंद करने पड़े। मार डालूंगी उनको, मैं उन्हें मार डालूंगी। उसकी आवाज में दर्द था और साथ ही थी नफरत, जिससे वो पूरी दुनिया को जलाना चाहती थी। वो कुछ भी बताने की स्थिति में नहीं थी। मैंने कर्ण पिशाचिनी का आह्वान करके अपनी आंखें बंद की ताकि मैं इसके बारे में जान सकूं। आंखें बंद करते ही पिछले कुछ दिनों पहले जो हुआ वो मेरे सामने चलचित्र की तरह आ गया। मां ने मुझे बताया कि मेरी गुफा में आई आत्मा कौन थी। मेरी शक्ति ने मुझे दिखाया कि किस तरह 5 दरिंदों ने उस मासूम लड़की को बेरहमी से नोच नोच कर खाया है। मैंने देखा
कि कैसे वो जुल्मी भेड़िए उस लड़की को मसल रहे थे। दो ने लड़की के हाथ पकड़ रखे थे और बाकी दो लड़की के स्तनों का मर्दन करने में लगे हुए थे। पहले उस शक्तिशाली आदमी ने उस फूल सी लड़की का घाघरा फाड़कर फेंक दिया, बाकी दोनों ने लड़की की चोली जानवरों की तरह फाड़ डाली और उसके नग्न स्तनों को अपने नाखूनों से नोचते, खसोटते, काटते। दर्द से लड़की की चीखों से पूरा जंगल गूंज रहा था, पर उन शैतानों के कानों में जू तक नहीं रेंग रही थी। पहले वो भीमकाय व्यक्ति लड़की की नंगी जांघों पर झुक गया और लड़की की दर्दनाक चीखों से आसमान गूंज गया। रात की घनघोर बारिश में पूरी जमीन लड़की के खून से रंग गई। वो दर्द से चिल्लाती रही, पर इन हैवानों पर कोई असर ना हुआ। वो बारी बारी अपनी भूख मिटाते रहे। काली रात में जंगल के बीचों बीच 5 भेड़िए उस लड़की को नोचते रहे और वो चीखती रही, चीखती रही, चीखती रही तब तक जब तक उसके गले में आवाज थी और शरीर में प्राण। आखिरकार इंसानियत हार गई और हैवानियत जीत गई। उन 5 भेड़ियों की हवस की भूख मिट गई और इसके साथ ही मिट गई एक फूल सी बच्ची की हैसियत। ना जाने कितने सपने देखे होंगे उसने, पर उन सपनों का ये अंत होगा ये कभी नहीं सोचा था। ये तो तय था कि उस दिन भगवान भी वहां नहीं थे, अन्यथा यह घोर पाप ना होता। मैंने आंखें खोली, वो भी शांत हो गई थी, जैसे उसका मकसद पूरा हो गया था। वो मुझे यही बताना चाहती थी, वो मुझसे मदद चाहती थी, 5 को मारने में मदद, जो मेरे सिद्धांतों के खिलाफ था। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, पर वो नहीं मानने वाली थी। मैंने उसे समझाया कि बदला लेकर भी उसको शांति नहीं मिलेगी, भगवान उनको सजा देंगे, पर वो ना सुनी। देखते ही देखते उसने 1 साल के अंदर उन 5 को मार डाला। उसका बदला पूरा हो गया था और मौत का यह सिलसिला भी अब खत्म होने वाला था। पर वो एक अंत नहीं था, बल्कि शुरुआत थी एक नए खूनी संघर्ष की, जिसमें ना जाने कितने लोगों को उसने बदले की इच्छा से मार डाला। जो भी उस हाईवे से निकला वो घर नहीं पहुंचा। वो अंधेरी रात में लोगों से लिफ्ट लेती, भरी रात में सुनसान हाईवे पर एक सुंदर से लड़की देखकर हर आदमी फंस गया। उसका कदराया बदन देखकर सबका ईमान डोला और फिर उसने किसी को नहीं छोड़ा। काश कोई वहां से सच्चा इंसान निकलता जो इस तुच्छ वासना से ऊपर उठकर उस लड़की की मदद करता, तो शायद उसको मुक्ति मिल जाती। पर नहीं, उसकी मुक्ति आसान नहीं थी और अब यही मेरा लक्ष्य बन गया था। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर ने वार्ड में घुसते हुए कहा, पेशेंट की ड्रेसिंग का वक्त हो गया है, आप लोग बाहर जाइए। सभी बाहर चले गए। डॉक्टर ने आदतानुसार कुछ सवाल किए, फिर संतुष्ट होकर चला गया। नितिन वापस आते वक्त मेरे लिए जूस ले आया और बाकी सबके लिए कॉफी थी। हॉस्पिटल के उस प्राइवेट वार्ड में खामोशी छाई हुई थी। डंकिनी की तरफ सबकी नजरें थीं, तभी मैंने खामोशी तोड़ी। चलो मान लिया कि तुम सच बोल रही हो, लेकिन इसका हमसे क्या संबंध है? क्यों हमारे जंगल से बचकर आने के बाद वो अभिशाप खत्म हो गया? अगर पिछले 40 सालों से इस मौत के हाईवे से कोई जिंदा नहीं लौटा, तो हम कैसे बच गए? और सबसे बड़ा सवाल, वो 5 हैवान कौन थे? एक पल को तो डंकिनी थोड़ा झिझकी, तभी विवेक उठकर मेरे पास आया और बोला, नरेंद्र की बातों का जवाब दो, झिझको मत, क्योंकि तुम लोगों के पिता थे। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बहुत बड़ा धमाका मेरे कानों में हुआ था। आंखों के सामने अंधेरा छा गया, कुछ ना सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। जैसे मैं किसी अंधेरे कमरे में हूं जहां मीलों तक था सिर्फ अंधेरा। अचानक मेरे सामने का दृश्य साफ हुआ। मैं अभी भी उसी वार्ड में था। मेरे दोस्त मेरे सामने थे और सामने थी वो जिसके टुकड़े करने को मेरा रोम रोम कह रहा था, गोली मत चलाना नरेंद्र। विवेक मिन्नतें कर रहा था, सभी मुझे रोक रहे थे। मेरी आंखों में खून उतर रहा था। मेरे पिता का अपमान। सामने डंकिनी खड़ी थी और उसकी आंखों में डर नहीं था। मेरी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। मेरे जबड़े भेंच गए और रिवॉल्वर के ट्रिगर पर मेरी अंगुलियां दबाव बढ़ा रही थीं। आज मेरी सबसे बड़ी लड़ाई खुद से है। इसे मार दूं या इसे बोलने का मौका। अगले किसी भी पल में गोली चल सकती थी। दिसंबर की सर्द हवाएं मेरे गले को छू रहीं। आसमान में घुमड़ते बादल जैसे किसी अनहोनी की आशंका से सहमे हुए थे।
परिंदे भी चीख चीख कर मानो मुझे रोकना चाहते हों। गली में भौंकते कुत्तों का हुजूम भी आने वाली मौत की दहशत से डरकर मातम मनाने लगा। मैंने ट्रिगर दबा दिया और एक दर्दनाक चीख के साथ सब शांत हो गया। मैंने ट्रिगर दबा दिया और एक दर्दनाक चीख के साथ सब शांत हो गया। नितिन और सुनील ने अपनी आंखें बंद कर लीं। विवेक भौचक्का मुझे देख रहा था। सामने थी डंकिनी। उसकी आंखें अभी भी मुझे देख रही थीं। शायद उसे इसकी उम्मीद पहले से ही थी। वो अभी भी जिंदा थी, क्योंकि गोली उसके सिर के बगल से निकल गई। सबकी आंखों में हैरानी थी। मेरा निशाना चूका नहीं था, किंतु बदल गया था। मैं डंकिनी की आंखों में झूठ का डर ढूंढ रहा था, लेकिन आखिरी पल तक उसकी आंखों में तैरती सच्चाई मुझे बेचैन कर रही थी। वो सच कह रही थी। मैंने पूरी जांच की है इस बात की। विवेक ने मेरी तरफ देखा और बोला, 26 दिसंबर 1970 शुक्रवार को हम सबके पिता मेरे पिता की गाड़ी में फतेहपुर से शाम 6:30 बजे निकले थे नोएडा के लिए। उनके दोस्त और हमारे अंकल सुमेर सिंह तोमर की शादी थी। वो निकले जरूर थे, पर पहुंचे सुबह के 10 बजे थे। अंकल के पूछने पर उन्होंने बताया, एक जंगली जानवर ने हमला कर दिया था, इसलिए देर हुई। अचानक भड़ाक से वार्ड का दरवाजा खुला और डॉक्टर के साथ 3 पुलिसकर्मी अंदर आए। गोली किसने चलाई? एक पुलिस वाले ने पूछा। नितिन ने घबराहट को छुपाते हुए कहा, किसी ने नहीं सर। तुझे मैं क्या पागल दिखता हूं क्या? यहां गोली चली है। किसने गोली चलाई है? दूसरा पुलिस वाला आंखें तरेर कर बोला। हवलदार ने नितिन के कंधे पर हाथ रखा और बोला, रे भैया सुन, चुपचाप बता दे गोली किसने चलाई, वरना ताऊ इब थारे को कौन बचाएगा? मैं जानती हूं गोली किसने चलाई। डंकिनी की आवाज सुन सब पलटे। तो मैडम आप ही बता दो गोली किसने चलाई, बड़ी मेहरबानी होगी। हवलदार डंकिनी के उभारों पर लालची नजर डालते हुए बोला। ये देख हवलदार पर मुझे गुस्सा आने लगा। मन कर रहा था कि हवलदार को यहीं ठोक दूं। पता नहीं डंकिनी के लिए मेरे दिल में हमदर्दी कब से आ गई। डंकिनी की अंगुली मेरी तरफ घूम गई। हवलदार ने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए बोला, अच्छा तो ये साहब थे, बहुत गर्मी है इनके हाथों में। हवलदार मेरे पास आया। एक पल को लगा जैसे सब खत्म हो गया। अब तेरा क्या होगा कालिया? हंसते हुए हवलदार चला गया। मेरा सर चक्कर घिन्नी बना हुआ था। तभी सब हंसने लगे और नजरें सबकी मेरी तरफ थीं। विवेक ने मुझे पीछे देखने का इशारा किया और फिर मैं भी पेट पकड़कर हंसने लगा। पीछे टेलीविजन पर शोले आ रही थी, जिसमें गब्बर कालिया को गोली मार देता है। ना जाने हम कितनी देर तक हंसते रहे। पहली बार डंकिनी हंसते हुए अच्छी लग रही थी। उस एक पल ने वार्ड का पूरा माहौल बदल दिया, और इसका सबूत था कि मेरे हाथ में रिवॉल्वर की जगह जूस का ग्लास था। थोड़ी देर बाद मैंने डंकिनी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम दुश्मन नहीं हो। उसके गालों में लाली छा गई। अब मैं कोई सवाल नहीं करूंगा। अगर तुम कुछ कहना चाहती हो तो हम सब सुन रहे हैं। मैंने डंकिनी को कॉफी देते हुए कहा। डंकिनी ने कॉफी का सिप लेते हुए आगे कहना शुरू किया। मेरे सामने सबसे बड़ा सवाल था कि गौरी को मुक्ति कैसे दिलाई जाए। किसी आत्मा को सजा देना या उसे कैद करना आसान है, पर मुक्ति का कोई तरीका मुझे नहीं पता था, और शायद यही दुविधा दादाजी की भी थी। मुझे कुछ ऐसा करना था जो मैंने कभी नहीं किया। महीनों में इस समस्या का हल ढूंढती रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर मेरी मुलाकात हुई विवेक से। लंदन के एक PNR नेचुरल साइंस फाउंडेशन की वर्कशॉप थी जो 10 दिनों तक चली। मेरी शक्तियों की वजह से मैं जान गई कि विवेक के पिता उन 5 में से एक थे, इसलिए मैंने विवेक से बात की। मेरी नजरें विवेक पर जा टिकी। विवेक चुप था। डंकिनी फिर बोली, पहले पहले तो विवेक ने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। फिर जब मैंने उसे सबूत दिखाए तो उसने खुद जांच की। आखिरकार उसे मेरी बातों पर भरोसा करना ही पड़ा। गौरी के साथ घटी इस दुर्घटना ने मर्दों पर से उसका भरोसा उठा दिया। वो समझने लगी कि सारे मर्द हैवान होते हैं, और इसी वजह से अपने दोषियों को मारने के बाद भी उसे मुक्ति नहीं मिली। उसके सीने में आग धधक रही थी, नफरत की आग। उसकी
मुक्ति का एक ही तरीका था कि उसे एहसास दिलाया जाए कि सभी मर्द एक जैसे नहीं होते हैं। डंकिनी ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, कुछ मर्द होते हैं जो स्त्रियों का सम्मान करते हैं और उनकी रक्षा के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। इसलिए तुमने इतिहास को दोहराया, विवेक की मदद से हम सबको उसी परिस्थिति में डाला ताकि हम हमारे पिता के द्वारा की गई गलती को सुधार सकें। मैंने डंकिनी की तरफ देखकर कहा। उसने सहमति में सिर हिला दिया और बोली, इसमें खतरा जरूर था, लेकिन गौरी की मुक्ति तभी हो सकती थी जब उसे तुम बचाओ अपनी जान देकर। मैं गहरी सोच में डूबा हुआ था। अगर ऐसा था तो हम सबने हाईवे पर उसकी मदद की थी, फिर तुम्हारा वहां क्या काम था? अगर हम गौरी को सही सलामत जंगल से बाहर छोड़ देते तो उसे मुक्ति मिल जाती। डंकिनी मेरी बातों पर मुस्कुराते हुए बोली, यह इतना आसान नहीं था। मरने के बाद भटकती आत्मा के कुछ गुण इंसानों के रहते हैं और कुछ प्रेत योनि के। उसे सामान्य इंसानों की तरह नहीं समझाया जा सकता। वे कुछ भावनाएं ही समझते हैं, जैसे डर, दर्द, प्रेम, वासना, बदला आदि। तुम उसको तभी बचा पाते जब वो खतरे में हो, किसी भयंकर खतरे में। इस कहानी में तुम्हें नायक बनाने के लिए किसी खलनायक की जरूरत थी। तुम्हें राम बनाने के लिए मुझे रावण बनना पड़ा और मैं देविका से बन गई डंकिनी। चलो, तुम्हारा असली नाम तो पता चला। अब कम से कम मुझे तुम्हें डंकिनी नहीं कहना पड़ेगा। यह नाम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, मैंने कहा। मुझे भी यह नाम पसंद नहीं। जब तुम मुझे इस नाम से पुकारते थे तो मन करता था कि सच में तुम्हारा खून पी जाऊं। वो बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बोली। वार्ड में शांति छाई हुई थी और ये सच में सुकून भरी शांति थी। काफी देर तक कोई नहीं बोला। फिर मैं उठा और देविका डंकिनी के पास गया और बोला, देविका, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, यहां तक कि तुम पर गोली भी चला दी, पर फिर भी तुमने मेरी जान बचाई। मैंने उसका हाथ अपने हाथों में लिया। वो थोड़ी असहज होने लगी। मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, वैसे मैंने जितना बुरा व्यवहार तुम्हारे साथ किया है उसके लिए मैं माफी के लायक भी नहीं हूं, लेकिन अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। थोड़ी देर के लिए वो सकते में आ गई। फिर उसने मेरी आंखों में आई नमी को पकड़ लिया। मैंने उसका हाथ छोड़कर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया। रोना मेरे स्वभाव में नहीं है। तभी मेरे कंधे पर देविका ने हाथ रखा। मैंने पलटकर देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे, जिसे देखकर मेरा दिल तड़प उठा। इससे पहले मैं कुछ बोल पाता, वो बोली, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है नरेंद्र। जिस तरह डंकिनी बनकर मैंने तुम्हारे साथ जो व्यवहार किया, तुम्हें मारने की कोशिश की, गौरी को मारने की कोशिश की, उसे देखकर कोई भी होता तो यही करता। लेकिन वह एक नाटक था। गौरी को मुक्ति देने के लिए तुमने अपनी जान तक खतरे में डाल दी। किसी भी पल नाटक में कुछ गड़बड़ होती तो तुम्हारी जान जा सकती थी। मैंने बीच में उसे टोकते हुए कहा, हमारा क्या है? जो हमारे पिता ने किया उस पाप का कुछ फल तो हमें मिलना ही चाहिए था। तुम चाहती तो बड़ी आसानी से हमारी जान की परवाह किए बिना गौरी को आसानी से मुक्ति दिला सकती थी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। मुझे भी नहीं पता था कि देविका गौरी को मुक्ति कैसे दिलाएगी, विवेक ने सिगरेट सुलगाते हुए कहा। देविका ने मुझे सिर्फ हम सबको उसी हाईवे पर लाने को कहा था, लेकिन उसके बाद क्या होगा यह मुझे पता नहीं था। मुझे लगा कि देविका वहां आई ही नहीं और हम जंगल से बाहर निकल आए। विवेक ने सिगरेट बुझाई और थोड़ी देर में बोला, डंकिनी के रूप में देविका को मैंने पहचाना ही नहीं और गोली चला दी। बाद में मुझे पता चला कि देविका ने रिवॉल्वर में नकली गोलियां डाल दी थी। उस दिन देविका को गोली मारने के बाद हम सब भी बेहोश हो गए। बाद में हम हॉस्पिटल में होश में आए थे। मैंने विवेक की तरफ देखा, फिर देविका की तरफ देखकर बोला, अब समझा, तुम 40 साल पहले हुई गलती को सुधारना चाहती थी। गौरी के मन में बसी इच्छा कि काश कोई उसे बचा लेता ही उसकी अंतिम इच्छा थी। लेकिन गौरी के मन में बसी मर्दों के प्रति नफरत को खत्म करने के लिए यह जरूरी था कि उसे एहसास दिलाया जाए कि सभी मर्द बुरे नहीं होते। वो 5 शैतान थे, लेकिन अधिकतर मर्द अच्छे होते हैं, और वो गुस्से में कई निर्दोष मर्दों को मार रही थी। मेरी बात सुनकर देविका ने सहमति में सिर हिलाया। 6 महीने बाद मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने में सिर्फ 1 दिन बाकी है। काफी कुछ बदल गया इन 6 महीनों में।
देविका हमारे ग्रुप की बेहतरीन सदस्य बन गई। नितिन का प्रमोशन हो गया, अब वह मैनेजर बन गया था। सबसे बड़ी खुशी की बात तो यह थी कि विवेक शादी कर रहा था और मैं उनकी शादी में जाने के लिए कल रवाना होऊंगा। सुनील मुझे लेने आया दूसरे दिन। विवेक के घर पर शादी की पूरी तैयारी थी। मंडप सज गया था। कुछ ही घंटों में शादी का कार्यक्रम शुरू होने वाला था। पहले नितिन मुझे मिला। पीले रंग का पंजाबी सूट उस पर जंच रहा था। विवेक ने मुझे देखते ही गले लगा लिया। आराम से यार, अभी पूरी मरम्मत नहीं हुई हमारी। मेरी बात पर वो जोर से हंसा। फिर उसने अपनी दुल्हन से मिलवाया। मैं सब लोगों से मिल चुका था, फिर भी मेरी नजरें जैसे किसी को ढूंढ रही थीं। तभी ऊपर से देविका आती दिखी। सिंदूरी रंग के लहंगे में उसे देखकर तो मेरी सांस रुक गई। मेरा गला सूख रहा था। ना जाने कितनी देर से मैं उसे अपलक देखे जा रहा था कि तभी नितिन ने चुटकी ली। बस भी करो यार, कहो तो इसी मंडप में तुम दोनों की शादी भी करवा दें। मैं झेंप गया और देविका के गालों पर शर्म की लाली छा गई। वो मेरे पास आई और बोली, कैसे हैं आप? मेरे मुंह से बस इतना ही निकला, बस ठीक हूं। पहली बार देविका को देखकर मेरा दिल धक धक कर रहा था। क्यों पहली बार ऐसा लग रहा है कि उसे देखता जाऊं? कमबख्त ये इश्क तो डेंगू से भी तेज निकला। बस एक बार नजरें मिली और हो गया दिल पर इश्क सवार। विवेक की शादी शुरू हुए 2 घंटे बीत चुके थे। थोड़ी ही देर में फेरे पड़ने वाले थे। मैं सिगरेट सुलगाते हुए थोड़ा बाहर आया तो दूर वॉशरूम की तरफ एक साया दिखा। मेरे कदम अनायास ही उस तरफ बढ़ गए। मैं वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा तो वो साया अदृश्य हो गया। मैं ठिठक कर रुक गया। थोड़ी देर इधर उधर देखने के बाद मैं वापस जाने के लिए पलटा तो कहीं से पायल की आवाज आई। पहले मुझे लगा शायद किसी ने मुझे कोल्ड ड्रिंक में शराब तो नहीं पिला दी, क्योंकि मैं तो पीता नहीं था। अचानक दूसरी बार पायल की आवाज आई और ये मेरा भ्रम नहीं हो सकता। मैं वापस पलटा तो देखा वही साया वॉशरूम के बगल वाले कमरे में घुस गया। मैं ज्यादा तो नहीं देख पाया, पर शायद वह किसी लड़की का साया था। सबसे अजीब बात यह थी कि मुझे डर लगने की बजाय कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। मैं थोड़ा आगे बढ़ा और कमरे के पास आ गया। दरवाजा खुला हुआ था। मैंने दरवाजे से झांक कर देखा तो कोई लड़की सज संवर रही थी। मैंने पूछा, हेलो, क्या आप मुझे जानती हैं? अंदर आ सकता हूं? इससे पहले मैं कुछ और बोलता आवाज आई, आ जाइए। आवाज सुनते ही जैसे मुझे करंट लग गया। ये तो गौरी की आवाज थी। मैंने झटके से दरवाजा खोला और कमरे में घुस गया। कमरा छोटा सा था, पर बड़े करीने से सजाया हुआ था। बगल में बिस्तर पर रेशमी चादर थी और पर्दों से छन छन कर चांद की रोशनी बिस्तर पर पड़ रही थी। छत पर झूमर लगा हुआ था, जिसकी रोशनी में पूरा कमरा सुनहरी रोशनी से नहा रहा था। सामने अलमारी थी, जिसमें ढेर सारे गहने और कपड़े रखे हुए थे। मैं अलमारी के पास आया। वो पुराने जमाने की रॉयल अलमारी लग रही थी। शायद शीशम की लकड़ी की होगी, जिसे 10 लोग भी बड़ी मुश्किल से उठा पाते। अलमारी पर लगे कांच में मेरा अक्स मुझे देखे जा रहा था। मैं कांच के पास आया अपने अक्स को करीब से देखने के लिए। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैंने पलट कर देखा तो कुछ नहीं था। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर लगा जैसे किसी ने दरवाजा बाहर से बंद कर दिया हो। जरूर कोई शैतानी कर रहा है मेरे साथ। मैं यह अब भी सोच ही रहा था कि एक आवाज आई, बाबूजी। मैंने पलटकर देखा तो गौरी सामने खड़ी थी। गौरी, तुम? मैं हैरान था, पर उसे देखकर खुश भी था। कहां थी तुम अब तक? मुझे सब पता चला जो तुम्हारे साथ हमारे पिताजी ने किया था। उसके लिए हम सब तुम्हारे दोषी हैं, और अगर तुम मुझे कोई सजा देना चाहती हो तो मैं तैयार हूं। वह कुछ कहना चाहती थी कि मैंने उसे रोका और बोला, जो तुम्हारे साथ हुआ है उस पाप का बोझ हमारे कंधों पर भी है। इसलिए अगर तुम्हारी मुक्ति के लिए अगर मेरी जान भी चाहिए तो वो भी मैं देने को तैयार हूं। इतना कहकर मैंने मेरे पास से रिवॉल्वर निकालकर उसे दिया। इसमें जितनी गोलियां हैं सब मुझ में दाग दो, ताकि इंसाफ हो उस अन्याय का जो हमारे पूर्वजों ने किया था। नहीं बाबूजी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप ही ने तो मुझे मुक्ति दिलाई है। जिस दिन से मेरे साथ वो दुर्घटना हुई, मैं सोचने लगी कि सभी मर्द एक जैसे होते हैं, और इसी नफरत में मैं हर आदमी को मार देती थी जो उस हाईवे से गुजरता था।
नफरत और बदले की आग में मैंने तुम्हारे पिताजी को भी मार दिया, पर मेरे मन की आग ठंडी नहीं हुई। मैं इसी तरह लोगों को मारती रही, पर फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिली। नहीं जानती थी कि असली शांति तो क्षमा करने में होती है, ना कि बदला लेने में। फिर एक देवी मेरी मदद के लिए आई। उसने मेरी दुश्मन बनकर मुझे मुक्ति देने के लिए आपको उसी हाईवे पर बुलाया। उस दिन मैं आपको ही मारने के लिए आई थी। मैं इंतजार कर रही थी कि आप भी अपने पिता की तरह मुझ पर अपनी बुरी नजर डालोगे और मैं आपको मार दूंगी, लेकिन आपने मेरी इज्जत को ढंक कर मुझे हैरान कर दिया। मैं इसी उधेड़बुन में थी कि एक हैवान के घर में भगवान कैसे जन्म ले सकते हैं, लेकिन आपको देखकर मैं ये फैसला नहीं कर पा रही थी कि आप सही हैं या बुरे इंसान। जब आपने अपने दोस्तों को भेजकर खुद मेरे साथ अकेले हाईवे पर रुकने का फैसला किया, तो मैंने सोचा कि यह आपका बहाना है। आप अपने दोस्तों को भेजकर मेरे साथ वही करने की कोशिश करेंगे जो आपके पिता ने की थी। मैं इस बार भी गलत थी। आपने मुझे छूना तो दूर, मुझे वैसी नजर से देखा तक नहीं। इससे पहले मैं आप पर हमला करती, डंकिनी ने मुझ पर हमला कर दिया और उसकी शक्तियां मुझे उसके पास ले गईं। मैंने सोचा कि अब मैं हमेशा कहीं कैद रहूंगी, पर जब भैरव ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की तो मेरा पुराना दर्द हरा हो गया। भैरव मेरा बलात्कार करना चाहता था और मैं उससे बचना, लेकिन उसके आगे मेरी एक ना चली और मैं बेबस होने लगी। एक एक करके उसने मेरे सारे कपड़े तार तार कर दिए। मेरा निर्वस्त्र बदन उसकी आंखों के सामने था। मुझे लगा कि मेरे साथ फिर वही होगा जिसने मुझे इतना दर्द दिया कि मैं आज भी डर जाती हूं। लेकिन इससे पहले वो मुझे छू पाता, आपने आकर मुझे बचाने की कोशिश की। मैं जानती थी कि आप उन शैतानों के सामने टिक नहीं पाएंगे और मारे जाएंगे, पर फिर भी आपने मेरी इज्जत बचाने के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की और अपनी आखिरी सांस तक मुझे बचाने के लिए लड़ते रहे। मैं उस समय बेहोश नहीं थी जब मैंने देखा कि डंकिनी के सामने आपने ये कबूला कि आप मुझे चाहते हैं। मेरी आंखों में आंसू थे कि काश आप मुझे पहले मिले होते तो मेरा जीवन धन्य हो गया होता। मर्दों के प्रति मेरा जो नजरिया था वो आपने ध्वस्त कर दिया। आपकी जान खतरे में देखकर मुझे भी अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था और मैंने एक ही प्रार्थना की भगवान से कि मेरे कर्मों की सजा मुझे दें और आपको छोड़ दें। मौत आपकी तरफ बढ़ रही थी और मेरे दिल में एक अनजाने दर्द की लहार दौड़ रही थी। आखिर मेरी पुकार भगवान तक पहुंच गई और आपके दोस्त ने आपको बचा लिया मौत के मुंह से। उस दिन मेरे अंदर से वो नफरत भी खत्म हो गई। बाबूजी, मैं भी आपसे प्यार करने लगी, लेकिन अब मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। उसकी आंखों में आंसू थे और मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। मैं आगे बढ़ा और गौरी का चेहरा अपने चेहरे के पास लाकर बोला, गौरी, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। तुम्हें प्यार देने के लिए मैं यह शरीर भी छोड़ दूंगा, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। नहीं बाबूजी, प्रेम का मतलब सिर्फ मिलन नहीं, बल्कि दूसरे की खुशी होती है। आप खुश रहें, यही मेरे लिए काफी है। गौरी की बातों ने मेरी बोलती बंद कर दी थी। थोड़ी देर तक उसे रोते देखकर मैंने कहा, गौरी। वो मुझे देखने लगी। मैंने पूछा, क्या तुम्हें मुक्ति मिली? वो हंसी और बोली, हां बाबूजी, आज मुझे मुक्ति मिल गई। इतना कहते ही उसकी रूह जगमगाने लगी। थोड़ी देर में रोशनी मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गई और मैंने आंखें बंद कर ली। बाबूजी, उसकी आवाज मेरे कानों में पड़ी। मैंने जवाब दिया, हां गौरी, कुछ मांगू तो देंगे? वो गंभीर स्वर में बोली, जरूर, मैंने जवाब दिया। देविका को अपना लीजिए। मैं चुप था। वो फिर बोली, डंकिनी बनकर उसने जो किया उसके लिए उसे माफ कर दीजिए। वो आपसे बहुत प्यार करती है। उसकी बातों का कोई जवाब नहीं था मेरे पास। मैं बोला, लेकिन गौरी। इससे पहले मैं कुछ बोल पाता वो बोली, कुछ मत कहिए बाबूजी। मैं जानती हूं आप भी उसे पसंद करने लगे हैं। जो उसने मेरे लिए किया वो तो कोई बहन भी नहीं करती। बचपन से मेरी इच्छा थी कि मेरी भी कोई छोटी बहन हो। उसके रूप में मुझे वो भी मिल गई। पर गौरी, मैंने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। गोली तक चलाई मैंने उस पर। क्या वो मुझे, मैं पूरी बात करता इससे पहले ही वो बोली,
उसे अपना लीजिए। बचपन से वो मेरी तरह प्यार के लिए तरसी है। जो प्यार आप मुझे करते हैं वैसा ही प्यार आप देविका से करेंगे। वादा कीजिए। मैं वादा करता हूं। मेरे बोलने के साथ ही पूरे कमरे में तेज रोशनी बढ़ने लगी, जैसे कई सूरज उस कमरे में आ गए हों। बंद आंखों से भी मुझे एहसास हो रहा था कि कमरे में कितनी तेज रोशनी थी। गौरी, मैंने आवाज दी। जी बाबूजी, उसने उत्तर दिया। क्या मैं तुम्हें दोबारा देख पाऊंगा? मैंने सवाल किया। हाँ बाबूजी, मैं वापस आऊंगी आपके घर, आपकी बेटी बनकर। पता नहीं मैं कितनी देर तक आंखें बंद किए था। अचानक दरवाजे पर तेज आवाज हुई। कोई जोर से दरवाजा खटखटा रहा था। मैंने आंखें खोली और दरवाजा खोला। सामने देविका आंखों में आंसू लिए खड़ी थी और साथ में विवेक, सुनील, नितिन, सभी लोग मुझे हैरानी से देख रहे थे। तुम ठीक तो हो? विवेक ने पूछा। क्या हुआ? मैंने पूछा। मैंने तुम्हें इस कमरे में जाते देखा। फिर थोड़ी देर में पूरे पंडाल की लाइट चली गई। हर तरफ अंधेरा था, सिवाय इस कमरे के जिसकी तेज रोशनी दरवाजे के कोनों से आ रही थी। रोशनी बहुत तेज थी। सुनील हांफते हुए बोला। मैंने देखा देविका की आंखें रो रो कर सूज गई थीं। मैं उठा और देविका के पास पहुंचकर बोला, क्यों इतनी फिक्र करती हो मेरी? वो कुछ न बोली। मैंने आगे कहा, हमारी मुलाकात एक लड़ाई से हुई। हम लड़ते रहे अपने फर्ज के लिए, लेकिन अब ये लड़ाई खत्म हो रही है और मुझे अब लड़ने की आदत हो गई है। इसीलिए देविका, क्या हम सारी जिंदगी यूं ही लड़ सकते हैं? मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मैं तुम्हारे लायक तो नहीं हूं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा तुम्हें हर खुशी देने की। मैंने अपनी जेब से अंगूठी निकाली और झुककर देविका का हाथ पकड़ लिया, इससे पहले वो कुछ बोल पाती। मैंने अंगूठी उसकी अंगुली में पहनाकर कहा, क्या तुम मुझसे जिंदगी भर लड़ोगी? लड़ाई के साथ हम थोड़ा प्यार भी कर लेंगे। अगर तुम मुझे अपने लायक समझती हो तो क्या तुम मुझसे शादी करेगी? दोस्तों, आपको कैसी लगी कहानी कमेंट करके जरूर बताएं और यह कहानी आप कहां से देख रहे हैं यह भी बताएं। कहानी का अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।